डिस्क्लेमर, यह चैनल सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, इवेंट्स और कहानियाँ प्योरली फिक्शनल है। रियल लाइफ पर्सन्स, जगह या इवेंट से कोई इसका संबंध नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको एक फैंटेसी एक्सपीरियंस और स्टोरी टेलिंग का मजा देना है। तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ये फैंटेसी दुनिया का हिस्सा बन जाइए। अगर आपको सिस्टम बेस्ड फैंटेसी, एक्शन और मैजिकल एडवेंचर्स पसंद है तो ये चैनल स्पेशली आपके लिए ही बनी है। सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए इस फैंटेसी जर्नी का हिस्सा। ये जानकारी देखकर चू जुवान की दिलचस्पी बढ़ गई। बाईशेंग पर्वत के खंडहरों का प्रकट होना इस बात का संकेत था कि एक अप्रत्याशित घटना घटित हो गई थी। एक विशाल संप्रदाय, जिसमें कभी स्वर्गलोक का विशेषज्ञ था, एक स्थानिक दरार में फंस गया। उसके खंडहरों में कुछ विरासत तो अवश्य ही बची होगी, है ना? दक्षिणी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियां भला प्रलोभन में क्यों नहीं पड़ती? चू जुवान ने दस्तावेज को पढ़ना जारी रखा। दक्षिणी क्षेत्र के संप्रदायों और साम्राज्यों ने पहले ही बाईशेंग पर्वत के खंडहरों में विशेषज्ञों को भेज दिया था। वे विरासत और खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने से पहले खंडहरों के पूरी तरह खुलने का इंतजार कर रहे थे। चूंकि यह एक शक्तिशाली संप्रदाय का प्राचीन खंडहर था, इसलिए इसके अंदर सम्राट स्तर की कलाकृतियां अवश्य ही होंगी। शायद इसके अंदर दिव्य कलाकृतियां भी हों। महान किन राजवंश की नींव अभी भी कुछ हद तक कमजोर थी। हालांकि नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन के साथ सहयोग करने और किन झाओ और हे परिवारों द्वारा अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई नींव को आत्मसात करने के कारण वे काफी संख्या में सत्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को भेजने में सक्षम थे। उनमें से सबसे बलवान व्यक्ति सत्य जगत के 7वें स्तर तक पहुंच चुका था। बाईशेंग पर्वत के प्राचीन खंडहरों के प्रकट होने के बाद से महान किन राजवंश ने स्वाभाविक रूप से इसमें भाग लिया था। इसके अलावा वे नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन के साथ सहयोग कर रहे थे। महारानी किनकेयुन स्वयं सीमा पर गई ताकि वे स्वयं खजाने प्राप्त कर सकें। दक्षिणी क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए किनकेयुन सम्राट स्तर से नीचे का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। दुष्ट शाही दरबार और महान कियान राजवंश स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं रहना चाहते थे। बाईशेंग पर्वत के खंडहरों के आसपास दर्जनों छोटे बड़े संप्रदाय और ताकतें एकत्रित हो गईं। वे सभी खंडहर के खुलने का इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कई लड़ाइयां हो चुकी थीं। यूनिटी क्षेत्र के कई विशेषज्ञ हताहत हो गए थे। स्वाभाविक रूप से ब्लैक मून टावर के लोग भी वहां मौजूद थे। इतने बड़े आयोजन से वे कैसे अनुपस्थित रह सकते थे? चू जुवान ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। आखिरकार खंडहर की खोज में भाग लेने से अनजाने में ही सिस्टम रिवॉर्ड मिल सकता था। वह छोटे से आंगन से बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन उसके शिष्य थे। डिंगयू 9वें स्तर का सत्य क्षेत्र का साधक था। यहां तक कि आधे चरण के सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ भी शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाता। स्वर्ग तक पहुंचने वाली तलवार तकनीक की शक्ति उससे अधिक शक्तिशाली लोगों को भी मारने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा डिंगयू की तलवारबाजी की प्रतिभा उत्कृष्ट थी। स्वर्ग तक पहुंचने वाली तलवार तकनीक के साथ उनका तालमेल एकदम सही था, जिससे ये तकनीक और भी अधिक शक्तिशाली बन गई थी। वांग लुओ अभी सत्य क्षेत्र के पहले स्तर पर ही था, इसलिए वह फिलहाल इस मजे में शामिल नहीं होगा। इसके अलावा वह गोलियों को परिष्कृत करने और अपने शरीर को मजबूत बनाने में व्यस्त था। इस निर्णय के पीछे एक और बेहद महत्वपूर्ण कारण था। डिंगयू दक्षिणी क्षेत्र का भाग्य का पुत्र था। इस लिहाज से यहाँ के प्राचीन खंडहरों में मौजूद खजाने उसके लिए ही बने थे। ये डिंगयू के मशहूर होने का भी एक मंच था। अब दक्षिणी क्षेत्र के भाग्य के पुत्र डिंगयू के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का समय आ गया था। प्राचीन खंडहरों में मौजूद खजाने चू जुवान के लिए बहुत ही साधारण हो सकते हैं और वह उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा। डिंगयू, जिसका दृष्टिकोण व्यापक हो गया था, शायद इन बातों की ज्यादा परवाह नहीं करता। लेकिन फिर भी वे अनमोल वस्तुएं थीं। भले ही उन्हें चू परिवार को दे दिया जाता, ये किसी और को देने से बेहतर था। चू जुवान ने डिंगयू को बुलाया। मालिक। डिंगयू ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। चू जुवान ने उसे जानकारी सौंपते हुए कहा, इसे देख लीजिए। डिंगयू ने जानकारी पर एक नजर डाली और उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। वह उत्साहित हो गया। उसे उसकी बचपन की प्रेमिका ने धोखा दिया था और नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन संप्रदाय के साथी शिष्यों द्वारा उसे अपमानित किया गया था। अंततः उसे संप्रदाय से निकाल दिया गया और वह दयनीय अवस्था में गायब हो गया। वह पूरे समय अपने गुस्से को दबाए हुए था। उसने खुद को मजबूत बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। वह बस यही चाहता था कि उनके सामने आकर उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारे। वह उन लोगों को पछतावा करवाना चाहता था जिन्होंने अतीत में उसे नीचा दिखाया था। उसे निष्कासित हुए कितना समय हो गया था। वह अब सत्य जगत के 9वें स्तर पर था। तलवारबाजी के प्रति उसकी समझ इतनी उच्च थी कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 9 तलवार पर्वत का कोई भी व्यक्ति उसे पराजित नहीं कर सकता था। इसका एकमात्र अपवाद तब था जब कोई सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ मौजूद हो। नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन अपनी तलवारबाजी की कला के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिणी क्षेत्र का सबसे श्रेष्ठ तलवारबाजी संप्रदाय था। नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन से निष्कासित शिष्य होने के नाते वह अपनी तलवारबाजी की कला का उपयोग करके नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन को परास्त करेगा और उन्हें करारा जवाब देगा। इसके बारे में सोचते ही वह उत्साहित हो गया। वह इस अवसर का इंतजार कर रहा था और अब आखिरकार वह समय आ गया था। बाईशेंग पर्वत के प्राचीन खंडहर प्रकट हो चुके थे और दक्षिणी क्षेत्र की सभी प्रमुख शक्तियां इसके अन्वेषण में भाग ले रही थीं। दक्षिणी क्षेत्र के सभी प्रसिद्ध विशेषज्ञ यहां उपस्थित होंगे। डिंगयू दक्षिणी क्षेत्र की सभी प्रमुख सेनाओं के सामने नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन को अपने अधीन करना चाहता था। डिंगयू का मानना था कि उसने तलवारबाजी के मार्ग के दूसरे चरण को लगभग समझ लिया था। अब उसकी तलवारबाजी की कला का परीक्षण करने का समय था। गुरुजी, मैं बाईशेंग पर्वत के खंडहरों में जाना चाहता हूं। डिंगयू ने आदरपूर्वक कहा। तो जाओ, तुम्हारी ताकत के आगे दक्षिणी क्षेत्र में तुम्हारा मुकाबला करने वाले बहुत कम लोग हैं। चू जुवान ने सिर हिलाया। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, तलवार साधना करने वाले अडिग होते हैं। तुम्हें एक बार निष्कासित कर दिया गया था। अब समय आ गया है कि तुम अपना नाम रोशन करो और अपनी गरिमा वापस पाओ।
दक्षिणी क्षेत्र की प्रमुख शक्तियां निश्चित रूप से कुछ लोगों को बाईशेंग पर्वत के खंडहरों की खोज में भाग लेने से रोकेंगी। एक घुमंतु साधक के रूप में आपको निश्चित रूप से बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन असीम शक्ति के सामने सभी बाधाएं व्यर्थ हैं। मैं आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं करूंगा। आपको बाईशेंग पर्वत के खंडहर में प्रवेश करने का रास्ता खुद ही खोजना होगा। चुजुवान की इच्छा थी कि डिंगयू बाईशेंग पर्वत के खंडहर में अपनी धाक जमाए और सभी को करारा जवाब दे। यदि उसका शिष्य नाम कमाता है और अच्छा प्रदर्शन करता है तो क्या इससे सिस्टम का पुरस्कार मिलेगा? इसकी संभावना बहुत अधिक थी। हाँ मास्टर, डिंगयू बेहद उत्साहित थी। चुजुवान ने उसे फिर याद दिलाया, खंडहर के अंदर के खजाने भले ही साधारण हो, लेकिन तुम्हें उन्हें दूसरों को नहीं देना चाहिए। अगर वे तुम्हें मिलें तो तुम उनके लिए लड़ सकते हो। ये तुम पर निर्भर है। चिंता मत करो गुरुजी, जब तक मैं चाहूंगी कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता, डिंगयू ने गंभीरता से कहा। जाना? चुजुवान ने अपना हाथ हिलाया। हाँ मास्टर। डिंगयू के जाने से पहले वह पॉकेट डायमेंशन में गया और वांग लुओ से कुछ गोलियां मांगी। आखिरकार उसे कई लड़ाइयों का सामना करना पड़ा और शायद उस पर सामूहिक हमला भी हो सकता था। स्वाभाविक रूप से उसे कुछ उपचार की गोलियां, आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने वाली गोलियां और अन्य प्रकार की गोलियां तैयार करनी पड़ी। उस गुप्त आयाम के भीतर अनगिनत खजाने थे। वांग लुओ की रसायन विद्या की कुशलता उत्कृष्ट थी और वह अपने सत्य क्षेत्र के अभ्यास से सम्राट स्तर की गोलियां बना सकता था। गोलियां लेने के बाद उसने दिव्य तलवार को अपने शरीर में समाहित कर लिया और एक उच्च श्रेणी की बहुमूल्य तलवार लेकर चू परिवार के क्षेत्र को छोड़कर बाईशेंग पर्वत के खंडहर की ओर चल पड़ा। डिंगयू ने चुजुवान द्वारा दी गई दिव्य तलवार को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया था, लेकिन इसका उपयोग करना आसान नहीं था। वह दिव्य तलवार आखिर एक दिव्य तलवार ही थी और उसमें अपने स्वामी की रक्षा स्वयं करने की क्षमता थी। नाजुक क्षणों में स्वामी उस दिव्य तलवार की अपार शक्ति पर भरोसा कर सकता था। यही उनका तुरुप का पत्ता था। यह उच्च श्रेणी की बहुमूल्य तलवार वह वस्तु थी जिसका उपयोग डिंगयू इतने समय से अभ्यास के लिए कर रहा था। इसे संवारने के बाद ऐसा लग रहा था कि यह सम्राट स्तर के हथियार में परिवर्तित होने के कगार पर है। आकाश तलवार शरीर का विकास करने के बाद डिंगयू के शरीर में तलवार की शक्ति स्वतः ही बढ़ने लगी। अभी उसमें विशाल तलवार शक्ति के रूप में परिवर्तित होने और प्रचंड रूप धारण करने में काफी समय था, लेकिन ये दिव्य तलवार का पोषण करने के लिए पर्याप्त थी। एक उच्च श्रेणी की कलाकृति को सम्राट स्तरीय कलाकृति में बदलने के लिए ये काफी था। एकमात्र अंतर इसे विकसित करने के लिए आवश्यक समय का था। बाईशेंग पर्वत दक्षिणी क्षेत्र के उत्तर में एक बंजर पर्वत श्रृंखला के केंद्र में स्थित था। ये वह स्थान था जहां कभी बाईशेंग पर्वत का संप्रदाय स्थित था। महान युद्ध के दौरान बाईशेंग पर्वत का संप्रदाय एक स्थानिक दरार में फंस गया था। उस भीषण युद्ध के कारण आसपास के पहाड़ घिस पिट गए थे। इसी वजह से वे बंजर और निर्जीव हो गए थे। उन पर किसी प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु नहीं थे। समय बीतने के साथ साथ उस महान युद्ध के निशान मिटते चले गए और पिछले 100 वर्षों में यहाँ वनस्पति उगने लगी थी। फिर भी यहाँ वनस्पति विरल थी और आध्यात्मिक ऊर्जा अव्यवस्थित थी। इस स्थान के 10,000 ली के दायरे में कोई गांव या कस्बा नहीं था। कोई भी राक्षसी जानवर ऐसी जगह पर रहने को तैयार नहीं था। आसपास के पहाड़ों में केवल साधारण जंगली जानवर ही पाए जाते थे। 1 महीने पहले बंजर पर्वत श्रृंखला में अचानक एक खंडहर की मायावी छवि प्रकट हुई, जिसने तुरंत ही किसानों का ध्यान आकर्षित किया। अभिलेखों के अनुसार ये स्थान कभी बाईशेंग माउंटेन संप्रदाय का मुख्यालय हुआ करता था और एक शक्तिशाली संप्रदाय के खंडहरों के प्रकट होने से स्वाभाविक रूप से दक्षिणी क्षेत्र में हलचल मच गई। असंख्य गुट आ चुके थे, जिनमें से प्रत्येक एक बड़ा अवसर प्राप्त करना चाहता था। खंडहर के सबसे नजदीक स्थित कुछ पहाड़ों पर पहले से ही विभिन्न गुटों का कब्जा था। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन और ग्रेट किन साम्राज्य दोनों ने एक एक पर्वत पर कब्जा किया हुआ था। दुष्ट शाही दरबार, स्वर्गीय कड़ाही पर्वत और महान कियान राजवंश ने भी एक एक पर्वत पर कब्जा कर रखा था। इसके अलावा अन्य प्रमुख शक्तियों द्वारा कब्जा किए गए अन्य पर्वत शिखर भी थे। सबसे कमजोर लोगों के पास सत्य क्षेत्र के तीसरे स्तर और उससे ऊपर के विशेषज्ञ थे। फिलहाल दक्षिणी क्षेत्र की प्रमुख सेनाओं में से केवल फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन ही अभी तक नहीं पहुंची थी। फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन दक्षिणी क्षेत्र का एकमात्र ऐसा संप्रदाय था जिसमें केवल महिलाएं ही शामिल थीं। इसकी सदस्य अत्यंत शक्तिशाली थीं और उनके द्वारा विकसित साधना तकनीकें अत्यंत गहन थीं। किसी भी गुट ने तैरते हुए फूलों के मंडप के अस्तित्व को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए भले ही फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन से कोई नहीं आया था, फिर भी सभी प्रमुख गुटों ने मौन रूप से उनके कब्जे के लिए एक पर्वत शिखर छोड़ दिया था। उस पर्वत शिखर पर कब्जा करने की हिम्मत किसी ने नहीं की। जो भी उस पर कब्जा करेगा उसे निष्कासित कर दिया जाएगा और उदाहरण के तौर पर उसे मार भी दिया जाएगा। उस संप्रदाय की महिलाएं खूबसूरत तो थीं ही, लेकिन साथ ही निर्दयी भी थीं। दरअसल 3 साम्राज्यों और 3 संप्रदायों के अलावा अन्य शक्तियां इस बात से चिंतित थीं कि कहीं उनकी अपनी पर्वत चोटी पर तैरते फूलों का मंडप कब्जा न कर ले। अगर फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन को उनकी पर्वत चोटी पसंद आ जाती तो वे उसे तुरंत छोड़ देते। पहाड़ एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थे और यह कोई बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला भी नहीं थी। बस फर्क इतना था कि कुछ चोटियां बाईशेंग पर्वत के करीब थीं। बाईशेंग पर्वत में प्रवेश के लिए निर्धारित कोटा अभी तक जारी नहीं किया गया था। फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन के विशेषज्ञों के आने के बाद विभिन्न गुट इस मामले पर चर्चा शुरू करेंगे। महान किन राजवंश का पर्वत 9 तलवार पर्वत और स्वर्गीय कड़ाही पर्वत के निकट स्थित था। ये सीधे तौर पर दुष्ट शाही दरबार या महान कियान राजवंश के सामने नहीं था। महान कियान साम्राज्य का नेता महान कियान राजवंश का राजा नहीं था, बल्कि एक सुसंस्कृत मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। वह महान कियान राजवंश के प्रधानमंत्री लियू पिंगफेंग थे, जो उनके 3 महान अर्धचरणीय सम्राट विशेषज्ञों में से एक थे। लियू पिंगफेंग ने महान किन राजवंश के पर्वत शिखर को व्यंग्यपूर्ण ढंग से देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, 3 साम्राज्यों और 3 संप्रदायों में से एक अपने नाम के अनुरूप नहीं है। उनके पास 9वें स्तर का सत्य क्षेत्र का साधक भी नहीं है। ये सुनकर कई लोगों ने महान किन राजवंश की पर्वत चोटी की ओर देखा। महान किन राजवंश के बहुत कम लोग उपस्थित थे।
आखिरकार उनके बीच सत्य क्षेत्र के विशेषज्ञ बहुत कम थे। केवल किन चांगफांग ही अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकता था, जो सत्य क्षेत्र के 7वें स्तर पर था। वहां मौजूद सभी लोग जानते थे कि महान किन राजवंश के विशेषज्ञ मुख्य रूप से 9 तलवार पर्वत पर निर्भर थे। महान किन राजवंश के पर्वत शिखर पर किन चांगफांग का चेहरा गंभीर था, लेकिन उसने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास 3 अर्धकदम सम्राट साधक हैं? क्या तुम सब महान किन महारानी से पराजित नहीं हुए थे? लियू पिंगफेंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब उसने दुष्ट शाही दरबार के दुष्ट राजा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दुष्ट राजा, अतीत में दक्षिणी क्षेत्र में केवल 2 साम्राज्य और 3 संप्रदाय थे। अब जब एक और साम्राज्य बन गया है, तो क्या आपको लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए? यह इस बात का सीधा संकेत था कि वे महान किन राजवंश को निशाना बनाने के लिए दुष्ट शाही दरबार के साथ हाथ मिलाना चाहते थे। किन चांगफांग का चेहरा पीला पड़ गया। सभी ने दुष्ट राजा की ओर देखा। हाल ही में दुष्ट शाही दरबार कुछ अजीब व्यवहार कर रहा था। दुष्ट राजा, जिसमें बुरा दुष्ट राजा भी शामिल था, ने वास्तव में दुष्ट शाही दरबार का पुनर्गठन किया था और निचले तबके के लोगों के कल्याण की रक्षा के लिए कानून का इस्तेमाल किया था। यह चौंकाने वाला था। यह अविश्वसनीय था कि एक दुष्ट सभ्यता वाले देश में महान कियान साम्राज्य की तुलना में अधिक कठोर कानून थे। सभी का मानना था कि दुष्ट राजा और वृद्ध दुष्ट राजा को उनकी दुष्ट साधना तकनीकों के कारण मस्तिष्क संबंधी समस्याएं हो गई थी। विधर्मी साधक विचित्र और सनकी थे, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्होंने ऐसा हास्यास्पद काम किया था। दुष्ट राजा ने घमंड से अपना सिर उठाया और लियू पिंगफेंग को नीचा दिखाया। हमारी दुष्ट साम्राज्यवादी अदालत हमेशा से न्यायप्रिय रही है। हम कभी भी संख्या बल से कमजोरों को नहीं डराएंगे। भाड़ में जाओ। वहां मौजूद सभी लोगों ने मन ही मन अभिशाप किया। विधर्मी साधक न्याय और धर्म की बातें कर रहे थे। ये किस तरह का मजाक था? क्या साधकों के रक्तसार को सोखने वाली वे सभी बुरी तकनीकें दुष्ट राजा के वंश द्वारा ही नहीं बनाई गई थी? दुष्ट राजा के पीछे खड़े कुछ दुष्ट सेनापति और जनरल चुप रहे। वे सभी दुष्ट राजा की कार्यशैली के आदी हो चुके थे। उन सभी का मानना था कि दुष्ट राजा और वृद्ध दुष्ट राजा के दिमाग में कुछ गड़बड़ थी और वे विधर्मी साधकों के स्वभाव से भटक गए थे। हालांकि वह छोटा दुष्ट राजा अभी भी सामान्य था। यद्यपि उसने शाही दरबार की दुष्ट तकनीकों का अभ्यास नहीं किया, फिर भी उसका स्वभाव वास्तव में दुष्ट था। विकृति और निर्ममता के मामले में पूरे शाही दरबार में बहुत कम लोग उसकी बराबरी कर सकते थे। जब दुष्ट राजा ने सिंहासन त्याग दिया और छोटा दुष्ट राजा गद्दी पर बैठा, तो दुष्ट शाही दरबार फिर से सामान्य हो जाएगा। उन्हें बस कुछ समय के लिए इसे सहन करना होगा। दुष्ट राजाओं के शासन करने की एक निश्चित अवधि होती थी और वे आमतौर पर अपना कार्यकाल जारी नहीं रखते थे। किसी को नहीं पता होता था कि पदत्याग के बाद दुष्ट राजा कहां जाते थे। इस बात की पूरी संभावना थी कि वे दक्षिणी क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की ओर प्रस्थान करेंगे ताकि सम्राट के क्षेत्र में प्रवेश कर सकें। जहां तक दक्षिणी क्षेत्र को छोड़ने की बात है, तो एकमात्र तरीका ब्लैक मून पवेलियन पर निर्भर रहना था, लेकिन इसके लिए भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होगी। बहुत कम लोगों के पास दक्षिणी क्षेत्र छोड़ने की क्षमता थी। किन चांगफांग ने राहत की सांस ली। यह अच्छी बात थी कि दुष्ट राजा का दिमाग क्षतिग्रस्त हो गया था, क्योंकि वह महान कियान राजवंश के साथ गठबंधन नहीं करेगा। 9 तलवारों वाले पर्वत पर विराजमान व्यक्ति उनके संप्रदाय के गुरु सोंग यिमिंग नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग थे। वे पर्वत की चोटी पर एक बड़ी चट्टान पर पालथी मारकर बैठे थे और उनके घुटने के पास एक तलवार रखी थी। वह अर्धचरण सम्राट साधक था। प्रथम एल्डर होंगफी महान किन राजवंश के पर्वत शिखर पर विराजमान थे। 9 तलवारों वाले पर्वत की चोटी पर एक युवक गर्व से खड़ा था। उसका सुंदर चेहरा कई युवतियों का ध्यान आकर्षित कर रहा था। ये यंग जियानकोंग है, 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति। वह सत्य के क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच चुका है। उसकी उम्र लगभग 50 साल ही होगी, है ना? ऐसा कहा जाता है कि वह 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के संप्रदाय प्रमुख के पद के उत्तराधिकारी हैं। आप गलत हैं। यंग जियानकोंग का संप्रदाय प्रमुख का पद संभालने का कोई इरादा नहीं है। वह अपने तलवारबाजी के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और 9 तलवार पर्वत में सबसे शक्तिशाली बनना चाहता है। कई लोगों ने उस गर्वित व्यक्ति को देखा और उसके बारे में जोश से चर्चा की। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन दस्ते में एक खूबसूरत शख्सियत थी जो कभी यंग जियानकोंग का साथ नहीं छोड़ती थी। हेवनली काल्ड्रॉन माउंटेन की अन्वेषण टीम का नेता भी अर्धचरण सम्राट स्तर का साधक था। वह बहुत बुरा लग रहा था और उसकी दाढ़ी आग के गोले की तरह लाल थी। उसके पीछे एक खूबसूरत आकृति भी यंग जियानकोंग को घूर रही थी। दादाजी, बाईशेंग पर्वत का खजाना निश्चित रूप से भाई जियानकोंग के हाथों में ही जाएगा, महिला ने मोहक भाव से कहा। शायद इस प्राचीन खंडहर का मामला सुलझने के बाद मैं तुम दोनों की शादी के लिए एक दिन तय करूंगा, लाल दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने कहा। जी हाँ, मैं यह मामला दादाजी के हाथों में छोड़ दूंगा, महिला ने शर्म से चेहरा लाल करते हुए कहा। मैंने सुना है कि वह 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन की एक छोटी बहन के बहुत करीब है। लाल दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। दादाजी, मैं उसके बारे में जानती हूँ। भाई जियानकोंग ने मुझसे कुछ नहीं छिपाया। अगर वो उससे शादी भी कर लेता है तो ज्यादा से ज्यादा वो मेरी रखेल ही रहेगी। भाई जियानकोंग बहुत शक्तिशाली है। उसके लिए कई पत्नियां रखना आम बात है। उसके लिए रखेल से शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो मेरी सेवा कर सकती है, महिला ने उदासीनता से कहा। लाल दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने आगे कुछ नहीं कहा। बूम! पर्वत श्रृंखला के आसपास का पूरा इलाका हिल गया। सभी ने उधर देखा। धीरे धीरे एक जर्जर इमारत दिखाई देने लगी। इस समय खंडहर एक मृग तृष्णा की तरह दिख रहा था। जल्द ही खंडहर पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन की महिलाएं अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई हैं? दुष्ट राजा ने सबसे पहले अपनी अधीरता का प्रदर्शन किया। बाकी लोग चुप रहे। फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन बनवाना बुद्धिमानी नहीं थी। आखिर वे महिलाएं छोटी सोच वाली थीं और आसानी से ही दुश्मनी पाल लेती थीं। केवल दुष्ट राजा ही इतनी निर्भीकता से व्यवहार कर सकता था। उसने यहां तक कह दिया, फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन की औरतें तमीज से भरी हैं।
अगर वे जल्दी नहीं आई तो किसी और दिन उनकी कुछ लड़कियों को पकड़कर उनके साथ मौज मस्ती करने के लिए मुझे दोष मत देना। बाकी लोग इस मामले को अनसुना करते रहे और दुष्ट राजा को अकेले ही श्राप देने दिया। आखिरकार दुष्ट शाही दरबार और तैरते फूलों के मंडप के बीच संबंध बहुत खराब थे। दुष्ट राजा को दूसरों को नाराज करने का भी डर नहीं था। अन्य लोगों को फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन से कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए अगर वे उन्हें नाराज करने से बच सकते थे तो वे पूरी कोशिश करते थे। उन तुच्छ महिलाओं से पंगा लेना ठीक नहीं था। अचानक सभी ने उस पहाड़ की ओर देखा जिसे फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन के लिए छोड़ दिया गया था। उन्होंने एक आकृति को अपनी बाहों में तलवार लिए हुए कदम दर कदम पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा। वह केवल प्रथम स्तर के गहन साधना करने वाले व्यक्ति प्रतीत होते थे। कई विशेषज्ञों की नज़र में वह एक चींटी के समान प्राणी था। लेकिन इतना कमजोर व्यक्ति वास्तव में फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन से संबंधित पहाड़ पर चढ़ गया। क्या वह अकेले ही पहाड़ पर अपना एकाधिकार जमाना चाहता था? उन्हें ऐसा करने का साहस कहां से मिला? डिंग यू के प्रकट होते ही वह सबका ध्यान आकर्षित करने लगा। वह निर्जन पर्वत शिखर पर खड़ा था और अपनी तलवार को भुजाओं में थामे हुए था। उसने आसपास की निगाहों को अनसुना कर दिया। उसने अपनी साधना को छिपा कर रखा था और उसे गहन साधना के प्रथम स्तर पर ही सीमित रखा था, जिससे वह बेहद कमजोर प्रतीत होता था। ऐसा लगता था मानो कोई भी उसे कुचलकर मार सकता है। नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन की चोटी पर खड़े होकर यंग जियांगकोंग ने डिंग यू पर एक पल के लिए नजर डाली। उसने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं और तुरंत उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। उनकी नजरों में डिंग यू सिर्फ एक बेकार इंसान थी जिसे नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन से निकाल दिया गया था। उसके बगल में खड़ी एक खूबसूरत महिला ने भी डिंग यू की ओर देखा और भौहें चढ़ा लीं। उसकी आंखों में घृणा भरी हुई थी। डिंग यू ने देखा कि यंग जियांगकोंग और उसकी बचपन की प्रेमिका उसे देख रहे हैं। हालांकि इस समय उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वह तलवार के मार्ग का पहला चरण पार कर चुका था। वह अपनी प्रेमिका को भूल चुका था। दूसरे चरण के बारे में उनका मानना था कि उन्हें वहां तक पहुंच जाना चाहिए था। वे खूबसूरत महिलाओं के साथ आम लोगों से अलग व्यवहार नहीं करते थे और उनकी सुंदरता से प्रभावित नहीं होते थे। डिंग यू कमजोर थी, कम से कम ऊपरी तौर पर तो ऐसा ही लगता था। ... इस दुनिया में दखलंदाजी करने वालों की कमी नहीं थी। डिंग यू ने फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन के लिए आरक्षित पर्वत शिखर पर कब्जा कर लिया था, इसलिए किसी ने तुरंत डिंग यू को सबक सिखाने और फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन का पक्ष जीतने का बीड़ा उठा लिया। पास ही स्थित एक पहाड़ से एक आकृति डिंग यू की ओर उड़ती हुई आई। बच्चे, ये तुम्हारे जैसे किसी के लिए जगह नहीं है। यह इलाका तैरते फूलों के मंडप की परियों के लिए आरक्षित है। तुम्हारे जैसे चींटी जैसे जीव परियों की नजरों को गंदा कर देंगे। इधर आओ और तैरते फूलों के मंडप की परियों द्वारा तुम्हें दंडित किए जाने का इंतजार करो। यह व्यक्ति मध्य आयु वर्ग का तृतीय स्तरीय सत्य क्षेत्र का साधक था। सत्य क्षेत्र का तीसरा स्तर आसपास की बड़ी शक्तियों में से उपस्थित लोगों के बीच सबसे कमजोर माना जाता था। उसने अपना हाथ उठाया और डिंग यू को पकड़ने की कोशिश की। वह डिंग यू के शरीर की सभी हड्डियों को चूर चूर करना चाहता था, लेकिन साथ ही साथ उसे जीवित भी रखना चाहता था। सभी लोग उदासीन भाव से उसे देखते रहे। किसी ने उसे रोका नहीं। किसी कमजोर व्यक्ति का यहां आना मृत्यु को दावत देने के समान था। सभी को लगा था कि डिंग यू का अंत दयनीय होगा, लेकिन पल भर में एक ठंडी चमक कौंधी। हमला करने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को चीखने का भी मौका नहीं मिला। हवा में ही उसका शरीर दो हिस्सों में बंट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। डिंग यू ने अभी भी अपनी तलवार बाहों में पकड़ी हुई थी और पहले जैसी ही मुद्रा बनाए रखी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह एक इंच भी नहीं हिला हो। सबके चेहरे भावहीन हो गए। इसमें आधे चरण के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। तलवार की चमक बहुत तेज थी। वे अभी स्थिति पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए आधे चरण सम्राट स्तर के विशेषज्ञ भी यह नहीं देख पाए कि तलवार की चमक कहां से आई थी। सभी ने स्वाभाविक रूप से नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन की ओर देखा। फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन का पहाड़ नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन की चोटी के बगल में था। क्या नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन के किसी विशेषज्ञ ने कोई कदम उठाया था? क्या ये बुजुर्ग व्यक्ति थे या यंग जियांगकोंग? वाह, कितनी तेज तलवार है! नाइन स्वॉर्ड्स पर्वत के बुजुर्ग ने ठंडी निगाहों से डिंग यू को देखा। यंग जियांगकोंग की आंखें सिकुड़ गईं और वह हैरान रह गया। क्या डिंग यू ने ही हमला किया था? ये कैसे संभव हुआ? उसके बगल में खड़ी खूबसूरत महिला ने भी अविश्वास भरी नजरों से डिंग यू को देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन से निकाले गए कचरे में वास्तव में इतनी ताकत थी। क्या वह गहन जगत के पहले स्तर पर ही नहीं था? नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन की प्रतिक्रिया देखकर सभी को एहसास हुआ कि अभी अभी हुआ तलवार का वार नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन की ओर से नहीं आया था, बल्कि उस युवक ने ही हमला किया था। ये कैसे संभव हुआ? उसकी उम्र कितनी थी? वह यंग जियांगकोंग से काफी छोटा था। इतनी कम उम्र में उसके पास इतनी ताकत कैसे आ गई? वह तलवारबाजी का अभ्यासी भी था। उसकी उम्र और ताकत को देखते हुए वह यंग जियांगकोंग से भी कहीं अधिक भयानक होना चाहिए, है ना? वह कौन था? दिलचस्प। ऐसा लगता है कि उसे एक अवसर मिला और वह थोड़ा और मजबूत हो गया। यंग जियांगकोंग ने हंसते हुए कहा, कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा। भले ही वह किसी संयोगवश हुई मुलाकात के सहारे मजबूत हो गया हो, लेकिन उसकी यह थोड़ी सी ताकत ही उसकी सीमा है। सभी लोग यंग जियांगकोंग की ओर देखने लगे। क्या वह उस युवक को जानता था? डिंग यू ने उपहास करते हुए कहा, एक घटिया इंसान जो 50 साल की उम्र में ही सत्य के 9वें स्तर तक पहुंचा है, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसके शरीर के चारों ओर की आभा में तीव्र उछाल आया और उसकी 9वें स्तर की सत्य साधना का पूर्ण विस्तार प्रकट हुआ। डिंग यू की उम्र कितनी थी? इतनी कम उम्र में ही कोई सत्य के क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया था। इसके अलावा उनकी आभा इतनी शक्तिशाली थी कि वहां मौजूद 9वें स्तर के सत्य क्षेत्र के कई अनुभवी विशेषज्ञों को भी अपने आप को हीन महसूस होने लगा। वह 9वें स्तर का इतना युवा सत्य क्षेत्र विशेषज्ञ था। भले ही उसने अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए किसी आकस्मिक मुलाकात पर भरोसा किया हो, फिर भी उसकी ताकत वास्तविक ही थी। यद्यपि डिंग यू ने 30 वर्षों से अधिक समय तक पॉकेट डायमेंशन के भीतर साधना की थी, लेकिन पॉकेट डायमेंशन की अनूठी क्षमता के कारण अंदर और बाहर के समय में अंतर था।
इसलिए डिंग यू की आयु की गणना अभी भी वास्तविक दुनिया में उनकी आयु के आधार पर ही की जाती थी। यंग जियानकोंग का चेहरा गंभीर हो गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। डिंग यू ने वहां मौजूद सभी लोगों को ठंडे लहजे में देखा और ताना मारते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि मुझे, डिंग यू को, कोई बड़ा अवसर मिला है? क्या आप सब इसे मुझसे छीनना चाहते हैं? क्या आप सब इसके लायक हैं? मुझे जो अवसर मिला है वह मेरे स्वामी से मिलने का अवसर है। मेरे स्वामी की दृष्टि में तुम सब कचरे के सिवा कुछ नहीं हो, कचरे के टुकड़े जो मेरे स्वामी के योग्य नहीं हो। उसके शब्द अहंकारी और दबंग थे और उन्हें सुनकर सभी के चेहरे के भाव बिगड़ गए। हालांकि किसी ने भी कोई कदम उठाने की कोशिश नहीं की। वे सभी डिंग यू के गुरु की पहचान के बारे में सोच रहे थे और पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। उनके गुरु द्वारा इतने कम समय में 9वें स्तर के सत्य क्षेत्र के विशेषज्ञ को विकसित करने की क्षमता इस बात का प्रमाण थी कि वे कितने शक्तिशाली थे। सम्राट का क्षेत्र, क्या दक्षिणी क्षेत्र में सम्राट स्तर का कोई साधक था भी? क्या उसका मालिक कोई बाहरी व्यक्ति था? दक्षिणी क्षेत्र के कुछ रहस्यों को जानने वाली प्रमुख शक्तियों ने नाराजगी जताई। फिलहाल अन्य क्षेत्रों के सम्राट स्तर के विशेषज्ञों को दक्षिणी क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। ब्लैक मून टॉवर का वह व्यक्ति विशेष था और ब्लैक मून टॉवर बहुत शक्तिशाली था। यही कारण था कि उन्होंने उस व्यक्ति को दक्षिणी क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए एक अपवाद बनाया। इसी क्षण आकाश से फूलों की पंखुड़ियां गिरने लगीं। रंग बिरंगी फूलों की पंखुड़ियां आकाश से गिरी और बिना किसी निशान के गायब हो गईं। सभी का मनोबल बढ़ गया। फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन के लोग आ चुके थे। चूंकि डिंग यू ने फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन की पहाड़ी चोटी पर कब्जा कर लिया था, इसलिए कई लोग उत्साहित हो गए। शायद उन्हें कोई अच्छा शो देखने को मिलने वाला था। दूर से एक सुंदर आकृति हवा में चलती हुई दिखाई दी। जैसे जैसे वह कदम बढ़ाती गई, सुंदर पंखुड़ियां उसके पीछे पीछे आती गईं और चारों ओर बिखरती गईं। ये पंखुड़ियां एक प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति थी और ये वास्तविक पंखुड़ियां नहीं थीं। वे फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन की संवर्धन तकनीक द्वारा बनाए गए थे और संयोगवश यही उनके आगमन की घोषणा करने का उनका सामान्य तरीका भी था। जो व्यक्ति आया वह अत्यंत शालीन और अतुलनीय रूप से सुंदर था। ये तो फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन की पवित्र कन्या हान यंगमैंग हैं। कई लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। कुछ युवा मार्शल आर्टिस्टों ने प्रशंसा और श्रद्धा के भाव प्रकट किए। हान यंगमैंग को देखकर यंग जियानकोंग की आंखें भी चमक उठीं। केवल डिंग यू की आंखें ही स्थिर रहीं। कोई महिला कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, वह उसे विचलित नहीं कर पाएगी। तलवार के मार्ग के दूसरे चरण में यह निर्धारित था कि किसी को सुंदर स्त्री से विचलित नहीं होना चाहिए। डिंग यू को यह बात अच्छी तरह याद थी, इसलिए आसपास से प्रशंसा और आराधना की कितनी ही आवाजें सुनाई दे रही थीं, फिर भी उसने हान यंगमैंग की ओर देखा तक नहीं। हान यंगमैंग एक मनमोहक मुस्कान के साथ आगे बढ़ीं। आसपास से आ रही प्रशंसा और प्रशंसा की आवाजें सुनकर उनके चेहरे की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। वह धीरे धीरे उस पहाड़ की ओर बढ़ी जहां डिंग यू थी। वह पर्वत फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि वहां पहले से ही एक व्यक्ति मौजूद था और वह ताकतवर भी था, फिर भी उसने सोचा कि वह शायद फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन का पक्ष जीतने और पहाड़ पर कब्जा करने में उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। शायद वह उसके चाहने वालों में से एक था। डिंग यू ने भौहें चढ़ाईं। हान यंगमैंग को कदम दर कदम चलते हुए देखकर उसका मन उदास हो गया। वह क्या करने की कोशिश कर रही है? क्या वह जानबूझकर मेरा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है? वह इतनी खिलखिलाती मुस्कान दे रही है। क्या वह मुझे भ्रमित करने के लिए यहाँ आए है? ये स्त्री घृणित है। वह अवश्य ही मेरे दाव हृदय को विचलित करने और मुझे उससे प्रेम करने के लिए विवश करने की कोशिश कर रही होगी, ताकि तलवार के मार्ग में मेरी प्रगति और अंतर्दृष्टि बाधित हो जाए। मैं, डिंग यू, एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना चाहता हूं जहां मेरे दिल में कोई स्त्री न हो, जहां मैं अपनी तलवार निकालकर देवताओं को मार सकूं। एक साधारण स्त्री भला मुझे कैसे विचलित कर सकती है? हान यंगमैंग ने अभी पहाड़ की चोटी पर एक कदम ही रखा था कि डिंग यू ने उसे ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा, दफा हो जाओ औरत, मुझसे दूर रहो। हान यंगमैंग इतनी गुस्से में थी कि उसे लगभग खून की उल्टी हो गई। उसके पीछे उड़ती पंखुड़ियां पल भर में गायब हो गईं। आसपास सन्नाटा छा गया। सभी ने डिंग यू की ओर देखा। वह पहले व्यक्ति थे। हान यंगमैंग से इस तरह बात करने की हिम्मत करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वह पहले ऐसे पुरुष साधक भी थे जिन्होंने हान यंगमैंग को चले जाने के लिए कहा था। क्या तुम मुझे यहां से चले जाने के लिए कह रहे हो? हान यंगमैंग क्रोधित थे। फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन ने उन्हें आगे बढ़कर नेतृत्व करने की अनुमति दी ताकि वह उपस्थित हजारों विशेषज्ञों के सामने अपनी शालीनता और आकर्षण का प्रदर्शन कर सकें। दरअसल वह अपना लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुकी थी। ... जिस क्षण वह प्रकट हुई, असंख्य पुरुष साधक उसकी आकर्षक आकृति और अद्वितीय सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए थे। हालांकि अप्रत्याशित रूप से आखिरी क्षण में उस युवक के शब्दों ने उसकी सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया। डिंग यू की निगाहें ठंडी थी। उसने सीधे उसकी ओर देखते हुए कहा, दुष्ट स्त्री, मेरे तलवार जैसे हृदय से खिलवाड़ करने की हिम्मत मत करना। तुम मुझे भ्रमित नहीं कर सकती और न ही मुझे गुमराह कर सकती हो। मेरे हृदय में केवल तलवार ही है। तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। हार मान लो। हान यंगमैंग गुस्से से आग बबूला हो गई। तुम किसे दुष्ट कह रही थी? कौन तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था? तू। हान यंगमैंग की आभा में तीव्र आक्रोश उमड़ आया। वह इतनी क्रोधित थी कि उसका कोमल शरीर कांप रहा था। उसकी कोमल सफेद उंगलियां डिंग यू की ओर इशारा कर रही थीं और उसकी हत्या करने की मंशा स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही थी। वह तैरते फूलों के मंडप की पवित्र कन्या थी। वह असाधारण प्रतिभा और अद्वितीय सुंदरता की धनी थी। कई पुरुष उसके चरणों में गिर पड़े थे। वे उसके लिए नरक की गहराइयों से भी गुजरने को तैयार थे। उसे व्यक्तिगत रूप से किसी खजाने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे बस इतना करना था कि वह प्रचार करे और पुरुष उसे प्रसन्न करने और उसकी सेवा करने के लिए उसके दरवाजे पर आ जाते। उदाहरण के लिए, नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन के संप्रदाय प्रमुख सोंग यिमिंग के इकलौते बेटे सोंग पैंग ने एक बार हजारों मील की यात्रा करके उन्हें खजाने सौंपे थे ताकि वह उनका अनुग्रह प्राप्त कर सकें। उसे पहले कभी इस तरह की फटकार कब लगी थी?
दफा हो जाओ, तुम मुझे बहका नहीं सकते। अगर तुम नहीं गए तो फिर मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। डिंग यू की निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं और वह हान यंगमैन को टकटकी लगाकर घूर रहा था। फूलों से सजे वस्त्र पहने यह महिला जानबूझकर उसकी पहाड़ी चोटी पर आई थी। उसके इरादे निश्चित रूप से बुरे थे। उसे बहकाने के अलावा उसके अचानक उसके पास आने का और कोई कारण नहीं हो सकता था। हाँ, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं, डिंग यू, तलवार के मार्ग के दूसरे चरण को प्राप्त कर चुका हूँ। आपकी सुंदरता मुझे प्रभावित नहीं कर सकती और न ही मेरे मन को भटका सकती है। मेरे हृदय में केवल तलवार का मार्ग ही समाया हुआ है। तुम मेरे तलवार जैसे दिल से खिलवाड़ नहीं कर पाओगे। हान यंगमैन गुस्से से पागल होने की कगार पर थी। क्या उसने ये कहने की हिम्मत की कि वह उसे बहकाने के लिए यहाँ आई थी? ये पर्वत शिखर फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन का हिस्सा था। इस व्यक्ति की मृत्यु होनी चाहिए। हान यंगमैन को इस तरह फटकार खाते देख कई लोग क्रोधित हो गए। यह उसके पक्ष में माहौल बनाने का अच्छा मौका था। हालांकि इससे पहले कि बाकी लोग कुछ कर पाते, यंग जियांगकोंग चलकर वहां आ गई। डिंग यू, 9 तलवार पर्वत के निष्कासित शिष्य होकर तुम इतनी अकड़ कैसे दिखा सकते हो? मैं, यंग जियांगकोंग, ये देखना चाहता हूं कि तुम्हारे जैसे कचरे में क्या क्या क्षमताएं हैं। सभी लोग स्तब्ध रह गए। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन का निष्कासित शिष्य। कचरा। डिंग यू 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन से थी, लेकिन उसे निष्कासित कर दिया गया था। क्या 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के उन लोगों के दिमाग में कोई छेद था? इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति को वास्तव में 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन से निष्कासित कर दिया गया था। ये ठीक नहीं लगा। चूंकि यंग जियांगकोंग ने दूसरे पक्ष को कचरे का टुकड़ा कहा था, इसलिए इस घटना के पीछे कोई न कोई कहानी जरूर होगी। क्या डिंग यू की साधना में हुई प्रगति का संबंध उसे मिले अवसर से था? यंग जियांगकोंग हान यंगमैन के पास उतरा और डिंग यू को उदासीनता से देखा। डिंग यू, पवित्र कन्या हान के सामने घुटने टेक कर प्रणाम करो। उनसे क्षमा मांगो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हान यंगमैन थोड़ी शांत हो गई। यंग जियांगकोंग को अपने पक्ष में खड़ा देखकर उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। वह काफी लोकप्रिय थी। आखिर देखो, 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी उसके पक्ष में खड़ा था। डिंग यू ने यंग जियांगकोंग को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और उपहास करते हुए कहा, यंग जियांगकोंग, तुम्हारी तलवारबाजी की कला में कमी है। एक ऐसी महिला के लिए खड़े होना जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम आखिर किस तरह की तलवार का अभ्यास कर रहे हो? यंग जियांगकोंग, मैंने पहले सोचा था कि तुम्हारी तलवारबाजी की कला कुछ काम की होगी, लेकिन अब जब मैंने इसे खुद देखा है तो तुम और तुम्हारी तलवारबाजी की कला दोनों ही सरासर बेकार हैं। तुमने तो उस औरत का साथ दिया जिसने मुझे बहकाया था। मैं, डिंग यू, तुम्हारे साथ जुड़े होने पर शर्म महसूस करता हूँ। गुरुजी सही थे। दुनिया में हजारों तलवारबाज हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सर्वोच्च तलवार मार्ग के योग्य हैं। डिंग यू का चेहरा अहंकार से भरा हुआ था, मानो वह इस तथ्य से दुखी हो कि दुनिया में तलवार दावविद के बारे में चर्चा करने लायक एक भी व्यक्ति नहीं है। हान यंगमैन क्रोधित हो उठी। उसकी कोमल सफेद उंगलियां डिंग यू की ओर इशारा करते हुए गुस्से से चीखी, उसे मेरे लिए मार डालो। उसे मार डालो। उसने हद पार कर दी है। कमीने, तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहां से मिला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि मैं, हान यंगमैन, तुम्हें बहकाऊंगी? डिंग यू, यंग जियांगकोंग ने अपनी तलवार निकाली और तलवार के म्यान से बाहर निकलने की आवाज आकाश में गूंज उठी। उसकी आभा पल भर में आसमान छू गई और ऐसा लगा मानो उसका पूरा व्यक्तित्व एक घातक तलवार में बदल गया हो। सभी लोग चौंक गए। यंग जियांगकोंग वास्तव में 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति के योग्य था। तलवारबाजी के उनके ज्ञान का स्तर पहले ही इतना ऊंचा हो चुका था। यद्यपि वह सत्य क्षेत्र के केवल 9वें स्तर पर था, फिर भी साधारण अर्धचरण सम्राट क्षेत्र के साधक शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बाईशेंग पर्वत के खंडहरों की इस यात्रा का सबसे बड़ा विजेता संभवतः 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन होगा। वहां मौजूद युवा पीढ़ी में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसमें फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन की पवित्र कन्या हान यंगमैन भी शामिल थी। हान यंगमैन का चेहरा गंभीर हो गया। यंग जियांगकोंग की ताकत फिर से बढ़ गई थी। स्वर्गिक कड़ाही पर्वत के लाल दाढ़ी वाले बुजुर्ग बहुत प्रसन्न हुए। यही उनका भावी दामाद था। मैं, यंग जियांगकोंग, यह अनुभव करना चाहता हूं कि आपकी तलवारबाजी की कला कितनी उत्कृष्ट है। अपनी तलवार निकालो। पीछे हटते समय हान यंगमैन का शरीर कांप रहा था। एक बार युद्ध शुरू हो जाने पर यंग जियांगकोंग के निकट रहने पर उस पर इसका असर पड़ेगा। डिंग यू अभी भी अपनी तलवार को थामे हुए था और उसने ठंडेपन से यंग जियांगकोंग को देखा। ये वही व्यक्ति था जिसने एक बार उसे इतना अपमानित किया था कि वह खुद को बेकार समझने लगा था। वह घोर निराशा में डूब गया था और उसे हर तरह के अपमानजनक शब्दों और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था। इसी व्यक्ति के कारण उसकी बचपन की प्रेमिका भी उसे छोड़कर चली गई थी। अब आखिरकार 9 तलवारों वाले पहाड़ के इस असहनीय रूप से अहंकारी प्रतिभाशाली व्यक्ति पर पैर रखने और उसे जमीन पर पटकने का समय आ गया था। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन को जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं, डिंग यू, एक अद्वितीय तलवारबाजी की कला का स्वामी हूं। मैं, डिंग यू, अपने दिल में किसी स्त्री को जगह नहीं दूंगा। जब मैं अपनी तलवार निकालूंगा तो वह एक देवता का वध करेगी। एक दिन मैं अपनी तलवार चलाऊंगा और देवताओं का वध करूंगा। मैं सर्वोच्च तलवार मार्ग के शिखर पर पहुंचूंगा। यंग जियांगकोंग का दिल गुस्से से उबल रहा था। डिंग यू के तिरस्कारपूर्ण रवैये ने उसके क्रोध को भड़का दिया था। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में साधना शुरू करने के बाद से ही वह अपने ही स्तर के लोगों के बीच हमेशा अजेय रहा था। उसी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति उसे हराने में सक्षम नहीं था। यह पहली बार नहीं होगा कि उसने अपने दुश्मनों को मारने के लिए 1 या 2 छोटे राज्यों को पार किया हो। जहां तक डिंग यू की बात है, वह वास्तव में उसे इतना कमतर समझता था कि उसने अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकालने की जहमत तक नहीं उठाई। अभिमानी यंग जियांगकोंग ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उसकी तलवार कांप उठी। एक ठंडी चमक कौंधी और उसकी तीक्ष्ण आभा प्रकट हुई जिसने पहाड़ पर मौजूद कुछ पौधों को धूल में मिला दिया। आकाश में तलवार की चमक दिखाई दी।
वहां मौजूद सभी विशेषज्ञों को यंग जियांगकोंग की तलवार को देखकर रोंगटे खड़े हो गए। बहुत शक्तिशाली। लियू पिंगफैंग का चेहरा गंभीर हो गया। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन बहुत शक्तिशाली था और संभवतः इसी वजह से महान कियान राजवंश को कुछ रियायतें देनी पड़ेंगी। अन्यथा महान किन महारानी के कारण ही महान कियान राजवंश का पतन नहीं होता। महान किन राजवंश भी स्वयं को स्थापित करने और अपने क्षेत्र को स्थिर करने में सक्षम नहीं होता। यंग जियांगकोंग के प्रहार से सभी चकित रह गए। वह वास्तव में दक्षिणी क्षेत्र के 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के नंबर 1 शिष्य होने के योग्य थे। इस हमले को देखने के बाद आधे चरण के सम्राट स्तर के विशेषज्ञों में से कोई भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। डिंग यू की मौत निश्चित थी। वे दोनों सत्य क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे, लेकिन उनकी ताकतें बहुत अलग थीं। डिंग यू की तलवारबाजी की शक्ति चाहे कितनी भी अधिक क्यों न हो, क्या वह 9 तलवारों के पर्वत को पार कर सकती है? 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन दक्षिणी क्षेत्र का नंबर 1 तलवार संप्रदाय था। उनकी विरासत प्राचीन काल से चली आ रही थी। अचानक सभी विशेषज्ञों ने एक साधारण सी तलवार की चमक को तेजी से गुजरते और गायब होते हुए महसूस किया। यंग जियांगकोंग की तेज तलवार की चमक बिखर गई और अद्वितीय तलवार का प्रहार बिना किसी निशान के गायब हो गया। एक हल्की हवा गुजरी और विशेषज्ञों को लगा कि हवा के उस झोंके में अभूतपूर्व तीक्ष्णता थी, मानो वह किसी व्यक्ति को 2 हिस्सों में काट देगी। दरअसल ये तलवार के इरादे की एक लकीर थी। वहां सन्नाटा छा गया। सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अविश्वास से अपने सामने के दृश्य को देखने लगे। यंग जियांगकोंग पराजित हो गया था। तलवार पकड़े हुए उसका हाथ बगल में लटका हुआ था और उसके कंधे से खून बह रहा था, जिससे उसके कपड़े लाल हो गए थे। उसके चेहरे पर भावहीनता छाई हुई थी, मानो वह इस परिणाम को स्वीकार करने में असमर्थ हो। दूसरी ओर डिंग यू अभी भी अपनी लंबी तलवार पकड़े हुए गर्व से खड़ा था। वह विशेषज्ञों के बीच अकेला खड़ा था और उन्हें नीची नजरों से देख रहा था। गल्प। वहां मौजूद आधे चरण सम्राट स्तर के विशेषज्ञ भी स्तब्ध रह गए। तलवार का वह वार बहुत तेज था। यह इतनी तेजी से हुआ कि तलवार के दोबारा म्यान में रखे जाने से पहले वे बस एक पल के लिए ही उसे देख पाए। उन्हें तलवार का वह वार ठीक से दिखाई भी नहीं दिया। पलक झपकते ही यंग जियांगकोंग हार चुका था। लियू पिंगफैंग की आंखों में लालच की चमक थी जब उसने डिंग यू को घूर कर देखा। वह उसे महान कियान राजवंश के पक्ष में लाने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। ... 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के निष्कासित शिष्य के रूप में वह 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन से नफरत कैसे नहीं कर सकता था? लियू पिंगफैंग उसका इस्तेमाल 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन को काबू में करने के लिए कर सकता था। भले ही वह 9वें स्तर का सत्य क्षेत्र का साधक था, लेकिन यंग जियांगकोंग को एक ही प्रहार में हराने का मतलब था कि वह हर चरण सम्राट क्षेत्र के साधकों के लिए भी खतरा था। सच कहें तो लियू पिंगफैंग जानता था कि लड़ाई में डिंग यू को हराने का उसके पास कोई मौका नहीं था। अन्य बलों के लोग भी तरह तरह के विचार कर रहे थे। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के बुजुर्ग, जो एक बड़ी चट्टान पर पालथी मारकर बैठे थे, उठ खड़े हुए और गंभीर भाव से डिंग यू की ओर देखा। 9 स्वॉर्ड माउंटेन के नंबर 1 शिष्य यंग जियांगकोंग वास्तव में 9 स्वॉर्ड माउंटेन के एक निष्कासित शिष्य से हार गए थे। ये निस्संदेह 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के चेहरे पर एक बेरहम थप्पड़ था। साधना जगत में तो यह मजाक का विषय भी बन जाता कि 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन अंधा था और उसने एक सच्चे अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति को निष्कासित कर दिया था। अविश्वास से यंग जियांगकोंग के होंठ कांपने लगे। काफी देर बाद उसने अपना सिर उठाया और डिंग यू की ओर घूर कर देखा। मैं हार गया। ये तो नामुमकिन है। तुमने जरूर किसी गुप्त खजाने का इस्तेमाल किया होगा। हाँ, डिंग यू ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकते? क्या मैंने किसी गुप्त खजाने का इस्तेमाल किया? क्या तुमने मेरी तलवार का वार देखा भी? क्लैंग। तलवार की एक चमक कौन थी? यंग जियांगकोंग के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक तलवार उसके गले पर तनी हुई थी। तेज। यह इतनी तेजी से हुआ कि वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। यंग जियांगकोंग का चेहरा राख हो गया। वह सचमुच हार गया था। वह 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के एक निष्कासित शिष्य से हार गया था, जिसे वह एक बेकार कचरा समझता था। यह कितना हास्यास्पद था। अंततः उसे कृषक जगत में एक मजाक के रूप में देखा जाएगा। डिंग यू, रुको। 9 तलवारों वाले पहाड़ की चोटी से एक महिला ने गुस्से में आकर उसे फटकारा। डिंग यू का मन जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपना सिर भी नहीं घुमाया। उसने उस गुस्से भरी फटकार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इस क्षण उन्हें और भी गहराई से यह एहसास हुआ कि उनके गुरु द्वारा उन्हें सिखाए गए तलवार के मार्ग के 3 चरण अत्यंत गहन थे। जिस व्यक्ति से वह प्यार करता था, वह उसे केवल नुकसान ही पहुंचा सकता था। ये बिल्कुल सच था। देखो तो सही, उसने गुस्से से उसे फटकारा था। अगर वह अपनी प्रेमिका को नहीं भूला होता, तो इस तरह की फटकार सुनने के बाद वह निश्चित रूप से उदास, दुखी, आक्रोशित और विचलित महसूस करता। इस स्थिति में उस व्यक्ति की ओर मुड़कर देखना निस्संदेह बेहद खतरनाक होगा और इससे उसकी जान भी जा सकती है। मैं डिंग यू तलवार के मार्ग के पहले चरण को पार कर चुका हूं और अपनी प्रेमिका के बारे में भूल चुका हूं। मेरे दिल से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हो। सपने देखते रहो। डिंग यू ने यंग जियांगकोंग को घूरते हुए कहा। क्या तुम जानते हो कि तुम मुझसे क्यों हारे? क्यों? यंग जियांगकोंग ने उसे खाली निगाहों से देखा। क्योंकि तुम्हारे दिल में एक औरत बसी है। यंग जियांगकोंग। हान यंग मैंग। सभी लोग स्तब्ध रह गए। यंग जियांगकोंग वास्तव में आपसे हार गया था, लेकिन इसका एक महिला से क्या लेना देना था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने तुम्हारी बचपन की प्रेमिका को चुरा लिया हो? डिंग यू ने अपनी तलवार म्यान में डाली और यंग जियांगकोंग को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। एक औरत से केवल तलवार निकालने की गति पर ही असर पड़ेगा। यंग जियांगकोंग, हान यंग मैंग, सब लोग। इसका एक महिला से क्या लेना देना है? यंग जियांगकोंग ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। उसे लगा कि डिंग यू उसका मजाक उड़ा रही है। डिंग यू के बचपन के प्रेमी को चुराने के बावजूद अंत में उसी से हारने के लिए उसका निश्चित रूप से मजाक उड़ाया जा रहा था। यही अंतर है मुझ में और तुम में। यही कारण है कि तुम सर्वोच्च तलवार के सिद्धांत को समझ नहीं पाते। तुम्हारे दिल में एक स्त्री है और तुम्हारे साथ भी एक स्त्री है। तुम्हारा दिल बोझिल है और दुविधाओं से भरा है।
इसलिए तुम्हारी तलवार धीमी है और उतनी तेज नहीं है, अतः तुम हार गए। डिंग यू ने अपनी तलवार बाहों में पकड़ी हुई थी और उसे नीचे देख रहा था। यंग जियानकोंग कुछ पल के लिए चुप रहा। क्या सचमुच ऐसा ही था? क्या इसका कारण हान यंगमैन की मौजूदगी थी? क्या उसने हमले के दौरान अपनी पूरी ताकत इसलिए नहीं दिखाई ताकि गलती से उसे चोट न लग जाए? ये संभव था। ये सोचते हुए यंग जियानकोंग ने हान यंगमैन की ओर सिर घुमाकर कहा, मुझसे और दूर हट जाओ। मैं फिर कोशिश करूंगा। हान यंगमैंग, उसका सुंदर चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यंग जियानकोंग का इससे क्या मतलब था? क्या उसका इशारा यह था कि वह एक बाधा थी? कमीने। उसने घृणा से डिंग यू को घूरा। ये सब उस कमीने की गलती थी। उसने हद पार कर दी थी। पीछे हटते समय उसकी आकर्षक आकृति हवा में लहराए। यंग जियानकोंग ने कुछ औषधीय गोलियां निकाली और अपनी ऊर्जा वापस पाने और अपने घावों को ठीक करने के लिए उनका सेवन किया। डिंग यू उसे उदासीनता से देखती रही और उसके दूसरे प्रयास का इंतजार करती रही। वह यंग जियानकोंग को मारना नहीं चाहता था। उसे मारने का कोई मतलब नहीं था। वह यंग जियानकोंग की तलवारबाजी की राह में एक बड़ी बाधा बनना चाहता था। वह यंग जियानकोंग को उससे नफरत करने पर मजबूर कर देगा, लेकिन उसे पूरी तरह से बेबस कर देगा। यंग जियानकोंग उसे जान से मारना चाहेगा, लेकिन कुछ भी करने में पूरी तरह से असमर्थ होगा। वह यंग जियानकोंग का आंतरिक दानव बनना चाहता था। हर बार उसे याद आता था कि जिस निकम्मे को उसने कभी अपमानित किया था, वह उसे बहुत पीछे छोड़ गया है, और चाहे वह कितना भी उसका पीछा करे, वह कभी उस तक नहीं पहुंच पाएगा। वह प्रतिदिन पीड़ा में रहता था, आत्मा उपहास और आत्मदया में डूबा रहता था। आधे दिन के बाद यंग जियानकोंग की चोटें लगभग ठीक हो चुकी थीं। उनकी ताकत एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गई थी। इसके अलावा फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन की बाकी खोज टीम भी मौजूद है। उनकी नेता एक खूबसूरत महिला थी जो अर्ध सम्राट स्तर की विशेषज्ञ भी थी। डिंग यू द्वारा कब्जा किए गए पर्वत शिखर को देखकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह डिंग यू को निष्कासित करने के लिए तुरंत कदम उठाने वाली थी। हान यंगमैन ने जल्दी से उसे रोक दिया। डिंग यू बेहद शक्तिशाली था। अगर फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन ने असीम क्षमता वाले इतने शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज कर दिया, तो भविष्य में अनगिनत मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। आखिरकार वहां केवल वही एक पर्वत शिखर नहीं था। इसके अलावा अगर वह हमला भी करती है, तो जरूरी नहीं कि वह डिंग यू को हरा ही दे। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के अर्धपथ सम्राट क्षेत्र के बुजुर्ग ने भी हमला नहीं किया। इसका ठीक यही कारण था कि वह आत्मविश्वास से भरा नहीं था। अन्यथा वह बहुत पहले ही डिंग यू को खत्म करने की कोशिश कर चुका होता। निष्कासित शिष्य होने के नाते वह 9 तलवार पर्वत की सुरक्षा के लिए भविष्य में खतरा था। फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन ने दूसरी सेनाओं में से एक को खदेड़ दिया और उस पहाड़ पर कब्जा कर लिया जो डिंग यू के पहाड़ के बगल में था। इसी क्षण यंग जियानकोंग ने अपनी तलवार दोबारा निकाल ली। उनकी आभा सघन थी लेकिन नियंत्रित थी। वह एक ऐसी तेज तलवार की तरह था जिसे अभी तक म्यान से बाहर नहीं निकाला गया था। उसे कोई कदम उठाने की जल्दी नहीं थी। भले ही डिंग यू केवल अपनी बाहों में लंबी तलवार पकड़े हुए था और उसे नजरअंदाज कर रहा था, फिर भी उसने उसे शांत होने के लिए मजबूर कर दिया। अधीरता से उसका मन और भी भ्रमित हो जाएगा। इस बार मैं तुमसे इतनी आसानी से नहीं हारूंगा। यंग जियानकोंग आत्मविश्वास से भरी हुई थी। डिंग यू अभी भी उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देख रही थी। जैसे ही हवा चली जिस पर्वत शिखर पर डिंग यू थी, वह अचानक एक तीव्र घातक भावना से घिर गया। ये 9 तलवारों वाले पर्वत की एक तलवार तकनीक का तलवार का इरादा है। लियू पिंगफैंग का चेहरा गंभीर हो गया। तलवार का इरादा। दुष्ट राजा का चेहरा भी गंभीर था। यंग जियानकोंग अपनी तलवार की शक्ति को संघनित कर रहा था ताकि वह 1 स्वॉर्ड तकनीक का प्रदर्शन कर सके, जो 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन की विशिष्ट तकनीक थी। एक तलवार तकनीक। इसका इस्तेमाल करने के बाद उसका पूरा शरीर कमजोरी की स्थिति में आ जाता था और उसे ठीक होने के लिए कुछ समय तक आराम करने की आवश्यकता होती थी। लेकिन बदले में ये तलवार बेहद शक्तिशाली थी। उसी क्षेत्र में 9 तलवारों वाले पर्वत की एक तलवार तकनीक को कोई भी रोक नहीं पाया था। इसके अलावा यंग जियानकोंग लगातार शक्ति एकत्रित कर रहा था और तलवार की शक्ति को संघनित कर रहा था। वह जितना अधिक समय तक ऐसा करता रहा, इस तलवार की शक्ति उतनी ही अधिक बढ़ती गई। ये वह 1 स्वॉर्ड तकनीक नहीं थी जिसका इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध में किया जाता था। यही इसकी वास्तविक अधिकतम क्षमता थी। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यंग जियानकोंग अपनी शक्ति एकत्रित कर रहा था और अपनी तलवार की शक्ति को केंद्रित कर रहा था। दूसरी ओर डिंग यू अभी भी अपनी बहुमूल्य तलवार को पकड़े हुए था और तिरस्कारपूर्ण रवैये के साथ गर्व से वहां खड़ा था। द्वंद्व युद्ध के प्रति उनके रवैये को देखकर यह स्पष्ट था कि श्रेष्ठ कौन था। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के बुजुर्ग का चेहरा बेहद गंभीर था। डिंग यू के तिरस्कारपूर्ण रवैये को देखकर उनका दिल बैठ गया। अगर यंग जियानकोंग एक तलवार तकनीक का इस्तेमाल भी करे तो भी शायद वह डिंग यू को हरा ना पाए। जीत और हार का फैसला हो चुका प्रतीत हो रहा था। इस मुकाबले में अब कोई रोमांच बाकी नहीं रह गया था। अब देखना यह था कि क्या यंग जियानकोंग की एक तलवार तकनीक डिंग यू को घायल कर सकती है। वह इस हमले का इस्तेमाल डिंग यू की वास्तविक ताकत का पता लगाने के लिए करेगा। अगर वो उसे मार सकता। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के बुजुर्ग उस सुनहरे अवसर को हमले के लिए नहीं छोड़ते। एक निष्कासित शिष्य के मन में 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के प्रति घृणा क्यों नहीं होगी। लियू पिंगफैंग डिंग यू को महान कियान राजवंश में शामिल कराने के लिए और भी अधिक दृढ़ संकल्पित हो गया। डिंग यू जितना शक्तिशाली होगा, अगर महान कियान राजवंश उसे अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाता है तो वह उनके लिए उतना ही फायदेमंद साबित होगा। डिंग यू के 9 तलवार पर्वत पर नियंत्रण रखने से महान कियान राजवंश महानकिन राजवंश के क्षेत्र पर अतिक्रमण करने में सक्षम हो जाएगा। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के समर्थन के बिना किनकेयून अकेले इतने बड़े क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम नहीं होगी। 9 तलवारों वाले पहाड़ की चोटी पर एक खूबसूरत महिला घृणा भरी निगाहों से डिंग यू को घूर रही थी। भाई जियानकोंग को अपना आपा खोने और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए वह पूरी तरह से जिम्मेदार था।
कितना घृणित व्यक्ति है। इसी प्रकार स्वर्गीय कड़ाही पर्वत की चोटी पर लाल दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति के बगल में बैंगनी वस्त्र पहने महिला के चेहरे पर चिंता का भाव था। दादाजी, क्या भाई जियानकोंग हार के जबड़े से जीत छीन सकता है? लाल दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति का चेहरा गंभीर था। हालांकि वह अपनी पोती को दिलासा देना चाहता था, लेकिन चाहे जो भी हो, यंग जियानकोंग के जीतने की कोई संभावना नहीं थी। दरअसल ये संभावना थी कि उसका हमला डिंग यू को बिल्कुल भी खतरा नहीं पहुंचाएगा। दूसरा व्यक्ति अत्यधिक शांत था। उसने अब भी अपनी बाहों में बहुमूल्य तलवार पकड़ रखी थी और वह बेहद अहंकारी और तिरस्कारपूर्ण दिख रहा था। शक्तिहीन होने पर केवल एक मूर्ख ही यंग जियानकोंग की एक तलवार तकनीक का इस तरह सामना करने का इतना अहंकार कर सकता है। चूंकि वह स्पष्ट रूप से मूर्ख नहीं था, इसका मतलब था कि उसे पूर्ण आत्मविश्वास था। डिंग यू के प्रकट होने से पहले उनका मानना था कि उनके दामाद दक्षिणी क्षेत्र में युवा पीढ़ी के नंबर 1 विशेषज्ञ हैं। डिंग यू के प्रकट होने के बाद यंग जियानकोंग की प्रसिद्धि फीकी पड़ने लगी। यंग जियानकोंग ने अपनी शक्ति को चरम सीमा तक एकत्रित कर लिया था। उसकी तलवार की शक्ति पूरी तरह से संघनित थी, जिसके कारण उसका पूरा शरीर तीव्र तलवार शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। तलवार के आवेश से उसके पैरों के नीचे की जमीन कटने लगी और उसके आसपास की मिट्टी और चट्टानों पर दरारें दिखाई देने लगी। डिंग यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? तुम्हें अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी। यंग जियानकोंग ने अपनी तलवार उठाई और निशाना साधा। तलवार की शक्ति और आभा तुरंत उसकी तलवार की नोक पर एकत्रित हो गई। उसकी तलवार में मानो दुनिया को 2 हिस्सों में बांटने की क्षमता थी। उपस्थित सभी अर्धचरण सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन की 1 स्वॉर्ड तकनीक बहुत शक्तिशाली थी। इसके अलावा यंग जियानकोंग ने इतने लंबे समय तक अपनी शक्ति एकत्रित की थी और अपनी तलवार की शक्ति को तलवार में समाहित कर लिया था, जिससे वह अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच गई थी। चाहे वह लियू पिंगफेंग हो या दुष्ट राजा, दोनों जानते थे कि तलवार के इस वार को सहना आसान नहीं होगा। उन्हें मामूली चोट भी लग सकती है। यंग जियानकोंग सत्य क्षेत्र के 9वें स्तर पर था, फिर भी उसकी एक तलवार तकनीक पहले से ही इतनी शक्तिशाली थी। 9 तलवार पर्वत के उस बुजुर्ग की शक्ति कितनी होगी जो अर्ध सम्राट स्तर पर था। सभी लोग डिंग यू को घूर रहे थे। वे देखना चाहते थे कि तलवार के इस वार पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने मुट्ठी भींच ली और डिंग यू को घूरने लगी। वह मन ही मन चिल्ला रही थी, उसे जान से मार दो, उसे जान से मार दो। भाई जियानकोंग सबसे शक्तिशाली है। डिंग यू की बचपन की प्रेमिका भी वैसी ही थी। वह प्रार्थना करती थी कि डिंग यू की चाकू मारकर हत्या कर दी जाए। हान यंगमैन की आंखें चौड़ी हो गईं। इस समय उसकी भावनाएं थोड़ी उलझी हुई थीं। वह चाहती थी कि डिंग यू को चाकू से गोद कर मार डाला जाए, लेकिन वह ये भी नहीं चाहती थी कि यंग जियानकोंग जीते। उस समय कोई भी उस अद्वितीय तलवार के वार से अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहा था, जो मानो दुनिया को 2 हिस्सों में बांट रहा हो। क्लैंग, तलवार के नीचे की ओर झूलने की आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी। डिंग यू ने अपनी चाल चली। ऐसा प्रतीत होता था कि दुनिया में अंतहीन हत्या की मंशा व्याप्त थी। आसपास के योद्धाओं में से सत्य क्षेत्र के 6ठे स्तर से नीचे के सभी योद्धा स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने शरीर की रक्षा के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति कवच का निर्माण किया। बरसात शुरू हो गई। तलवारों की बारिश की बूंदों जैसी छोटी छोटी तलवारें नीचे गिरने लगीं। इस क्षण सभी अनुभवी योद्धाओं के चेहरे बदल गए। तलवार की शक्ति का प्रकटीकरण। यह अफवाहों में बताई जा रही तलवार की शक्ति का प्रकटीकरण था। यह किस प्रकार का स्वॉर्ड दाव क्षेत्र था? ऐसी अफवाह थी कि तलवार साधना करने वाला हर वह व्यक्ति जिसने तलवार की शक्ति को प्रकट करने की क्षमता प्राप्त कर ली थी, उसी लोक में एक अजय अस्तित्व बन जाता था। दक्षिणी क्षेत्र के पूरे इतिहास में केवल एक ऐसे विशेषज्ञ के रिकॉर्ड मौजूद थे जिन्होंने तलवार की शक्ति को प्रकट करने की क्षमता हासिल की थी। वह 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के संस्थापक पूर्वज थे, एक अद्वितीय विशेषज्ञ जिन्होंने पूरे उत्तरी क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। असंख्य वर्षों के बाद दक्षिणी क्षेत्र से एक और व्यक्ति सामने आया जिसने तलवार की शक्ति को प्रकट करने की कला को समझ लिया था। यद्यपि वह भी 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन का शिष्य था, उसे निष्कासित कर दिया गया था। डिंग यू ने अपनी तलवार म्यान में डाल दी थी। वह भी अपनी लंबी तलवार को बाहों में थामे हुए था, जबकि यंग जियानकोंग एक घुटने पर बैठा था। बाद वाले की लंबी तलवार जमीन पर पड़ी थी, जो उसके शरीर को सहारा दे रही थी ताकि वह गिर न जाए। वह फिर हार गया। वह इतनी बुरी तरह हार गया था। उसके कंधे से खून बह निकला। जिस जगह उसे चोट लगी थी, वह ठीक वही जगह थी जहां डिंग यू ने पहली लड़ाई के दौरान उसे चाकू मारा था। जगह 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर नहीं थी। आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत था। डिंग यू की तलवार शक्ति की अभिव्यक्ति देखकर विशेषज्ञ स्तब्ध रह गए। वहीं अन्य लोग इस बात से हैरान थे कि 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन की 1 स्वॉर्ड तकनीक का इस्तेमाल करने के बावजूद यंग जियानकोंग इतनी आसानी से कैसे पराजित हो गया। ऐसा लग रहा था मानो डिंग यू के अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से पहले ही यंग जियानकोंग गिर गया हो। उनकी ताकतें बिल्कुल अलग अलग स्तरों पर थीं। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के बुजुर्ग के चेहरे पर अभूतपूर्व गंभीरता थी। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन की स्थापना के बाद से यह पहली बार था जब उन्हें इतनी आसानी से हार का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, उन्हें उनके ही निष्कासित शिष्य ने परास्त कर दिया था। स्वर्ग के एक परम पूज्य शिष्य को निष्कासित शिष्य ने हरा दिया। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें बेरहमी से थप्पड़ मारा गया हो। वह सचमुच कुछ करना चाहता था और इस बड़ी विपत्ति डिंग यू से छुटकारा पाना चाहता था। हालांकि उन्हें भरोसा नहीं था। उस युवक ने तलवार की शक्ति का प्रकटीकरण प्राप्त कर लिया था। शुरू से अंत तक डिंग यू शांत और संयमित दिखाई दिया। उसने यंग जियानकोंग को एक ही वार में हरा दिया था। किसी को भी यह नहीं पता था कि वह कितना ताकतवर था। यदि डिंग यू ने 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन का विरोध जारी रखा तो उनका अंत हो जाएगा। इस समय वह विचार कर रहा था कि क्या वह डिंग यू को 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन लौटने के लिए मना सकता है। हालांकि डिंग यू की वर्तमान तलवार साधना को देखते हुए क्या उसे अभी भी 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के समर्थन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा डिंग यू के पीछे का गुरु किस प्रकार का व्यक्ति था। डिंग यू ने यंग जियानकोंग को देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और उसे बहुत राहत महसूस हुई।
उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी, है ना? उसका दिल उथल पुथल में था, है ना? क्या उसे नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन के निष्कासित शिष्य से हारने पर शर्म महसूस हुई? क्या आपको पता है कि आप क्यों हारे? डिंग यू ने ऊपर से नीचे उसकी ओर देखा। यंग जियानकोंग के होंठ फड़फड़ाए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्योंकि मैं तलवार के मार्ग के 3 चरणों में से दूसरे चरण को पार कर चुका हूं, जबकि तुम पहले चरण को भी पार नहीं कर पाए हो। तुम शुरू से ही मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य नहीं थे। डिंग यू ने गर्व से कहा। यंग जियानकोंग ने अपना सिर उठाया और पूछा, तलवार के मार्ग के 3 चरण क्या हैं? सभी विशेषज्ञ, विशेषकर नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन के विशेषज्ञ, बहुत उत्तेजित थे। वे जानना चाहते थे कि तलवार के मार्ग के सिद्धांत के 3 चरण क्या हैं। उन्होंने तलवार के मार्ग के 3 चरणों के बारे में कभी क्यों नहीं सुना था? डिंग यू ने अभी केवल दूसरे चरण को ही पार किया था, फिर भी उसकी तलवार की शक्ति में जबरदस्त परिवर्तन आ चुका था। यदि वह तीसरे चरण को भी पार कर लेता तो उसकी तलवार की शक्ति किस स्तर तक पहुंच जाती? ध्यान से सुनो, तलवार के मार्ग का पहला चरण है अपनी प्रेमिका को भूल जाना। डिंग यू ने गंभीरता से कहा। यंग जियानकोंग, सब लोग, अपनी प्रेमिका को भुलाकर ही आप पहला चरण पार कर सकते हैं और सर्वोच्च तलवार के मार्ग पर चल सकते हैं। डिंग यू ने गंभीर भाव से कहा। बकवास। बैंगनी वस्त्र पहने महिला बेहद क्रोधित थी। लाल दाढ़ी वाला बूढ़ा इतना क्रोधित था कि उसकी दाढ़ी कांपने लगी। उसने गुस्से से डिंग यू को घूरा। अगर यंग जियानकोंग अपनी प्रेमिका को भूल गया तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह अपनी पोती को भी त्याग देगा? ये तो और भी बुरा होगा। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मूर्ख। डिंग यू ने ठंडी सांस ली। उसने न तो बैंगनी वस्त्र पहने महिला के गुस्से पर ध्यान दिया और न ही लाल दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति की जानलेवा निगाहों पर। उसने अपना सिर झुकाकर यंग जियानकोंग की ओर देखा और कहा, यही अंतर है तुम्हारे और मेरे बीच। अगर तुम मेरी गति की बराबरी करना चाहते हो तो तुम्हें पहले चरण को पार करना होगा। यंग जियानकोंग गुस्से में थी। उसे डिंग यू की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि डिंग यू उसे चिढ़ा रही है। क्या अपनी प्रेमिका को भूल गया? ये तो सरासर हास्यास्पद था। डिंग यू, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार डालो। मेरे तलवार हृदय को छेड़ने के बारे में सोचना भी मत। डिंग यू ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम्हें मार डालूं? क्या तुम मेरी तलवार से मरने के लायक भी हो? उसके शरीर से तलवार की शक्ति आकाश में प्रवाहित हुई। उस क्षण डिंग यू एक अद्वितीय दिव्य तलवार की तरह प्रतीत हुआ जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ी थी। तलवार की धार तेज और अजेय थी। सभी के चेहरे सदमे से बदल गए। ... तलवार चलाने का कितना भयानक इरादा है। इस युवक की तलवारबाजी की कला किस स्तर तक पहुंच चुकी थी। इससे लोगों को यह संदेह होने लगा कि उसमें साम्राज्यों के खिलाफ जाने और उनका संहार करने की ताकत है। मैं, डिंग यू, देवताओं का वध करने वाला हूं। तुम तो बस एक छोटी सी सीढ़ी हो। तुम मेरे ध्यान देने योग्य नहीं हो। डिंग यू की घमंडी आवाज पूरे परिवेश में गूंज उठी। सब लोग सन्नाटे में डूब गए। यंग जियानकोंग जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। अब उसमें वर्चस्व के लिए लड़ने की कोई इच्छा नहीं रह गई थी। आज से डिंग यू उसके दिल में एक विशाल पर्वत बन गई थी जिस पर वह कभी चढ़ नहीं पाएगा। चूजुआन आंगन में बैठा था और असंख्य दिव्य दर्पण से खेल रहा था। उसे नहीं पता था कि डिंग यू कैसी है। यह अफसोस की बात थी कि वह बाईशेंग पर्वत के खंडहरों में क्या हो रहा था उसे देख नहीं सका। क्या डिंग यू ने सबको मार डाला? क्या उसने नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन को अपमानजनक पराजय प्राप्त करने के लिए मजबूर किया? उसने अभी तक सिस्टम के रिवॉर्ड को क्यों नहीं एक्टिवेट किया था? काश कोई ऐसा खजाना होता जिससे वह इन घटनाओं को वास्तविक समय में देख पाता। यह अफसोस की बात थी कि असंख्य स्वर्गीय दर्पण के निशान पहले ही इस्तेमाल हो चुके थे। अन्यथा अगर उसने डिंग यू के शरीर पर एक निशान लगाया होता तो वह देख पाता। हालांकि इसका दृश्य क्षेत्र सीमित था, फिर भी यह एक लाइव प्रसारण था। चूजुआन जब आह भर रहा था तभी अचानक उसके दिमाग में सिस्टम की सूचना गूंज उठी। तुम एकांतवास से बाहर नहीं निकले, फिर भी तुम्हारे शिष्य डिंग यू ने बाईशेंग पर्वत के खंडहर के सामने एक ही तलवार के वार से एक उच्च कोटि के दिव्य योद्धा को पराजित कर दिया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। तुम्हें स्वर्ग दर्शन दर्पण से सम्मानित किया गया है। सिस्टम रिवॉर्ड वास्तव में सक्रिय हो गया था। चूजुआन बेहद खुश था। उसका अनुमान सही निकला। उसके शिष्यों की असाधारण उपलब्धियां उसकी उत्कृष्ट शिक्षाओं का प्रमाण थी और इससे प्रणाली का पुरस्कार भी मिल सकता था। उसने तुरंत इनाम की जांच की। स्वर्ग की जासूसी करने वाला दर्पण दुनिया की हर चीज पर जासूसी कर सकता है, हर चीज का पता लगा सकता है, स्थान और दूरी की परवाह किए बिना। स्वर्ग की दृष्टि करने वाला दर्पण एक अत्यंत शक्तिशाली खजाना था। असंख्य स्वर्गीय दर्पण के विपरीत स्वर्ग जासूसी दर्पण उसे केवल दूसरों पर जासूसी करने और उनका पता लगाने की अनुमति देता था, ये वस्तुओं को प्रसारित नहीं कर सकता था। यह एक ही समय में कई स्थानों और लक्ष्यों पर जासूसी भी कर सकता है, जैसे कि एक साथ कई लाइव प्रसारण देखना। दिव्य दर्पण का उपयोग करने के 2 मुख्य तरीके थे। पहला तरीका था किसी व्यक्ति या स्थान की जासूसी करने की पहल करना। इसके लिए आवश्यक था कि उसे लक्ष्य की दिशा और अनुमानित दूरी का पता हो। इसके अलावा लक्ष्य जितना दूर होता उसकी आध्यात्मिक शक्ति की खपत उतनी ही अधिक होती। एक ही समय में कई लक्ष्यों की जासूसी करने में निस्संदेह बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति खर्च होगी। दूसरा तरीका किसी वस्तु या प्राणी पर निशान छोड़ना या उसकी आभा के एक अंश को पकड़ना और उसका उपयोग लक्ष्य का पता लगाने और उस पर जासूसी करने के लिए एक निशान के रूप में करना था। जासूसी की इस विधि में स्थान और दूरी की बिल्कुल भी परवाह नहीं की जाती थी और इसमें ऊर्जा की खपत भी कम होती थी। लक्ष्य की दूरी अधिक होने पर भी इसमें अधिक ऊर्जा की खपत नहीं होगी। इसकी सीमा यह थी कि उसे वस्तु या प्राणी पर एक निशान छोड़ना पड़ता था या उसकी आभा का एक अंश पकड़ना पड़ता था। दोनों विधियों के अपने अपने फायदे और नुकसान थे। फिर भी स्वर्ग दर्शन दर्पण एक अत्यंत शक्तिशाली खजाना था। चूजुआन ने स्वर्ग जासूसी दर्पण निकाला। वह उससे छेड़छाड़ करने लगा, ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह बाईशेंग पर्वत पर क्या हो रहा है, इसका अवलोकन कर सकता है। बाईशेंग पर्वत किस दिशा में है?
वह कितनी दूर है? वहां कोई निशान नहीं था और न ही उसके पास डिंगयू की आभा का कोई अंश मौजूद था। ऐसे में चू जुबान के पास बाईशेंग पर्वत का पता लगाने के लिए केवल पहली विधि का ही सहारा था। उसने संचार ताबीज उठाया और बाओ होंग्यान से संपर्क किया। उससे अपने आंगन से बाईशेंग पर्वत की दिशा और अनुमानित दूरी के बारे में पूछा। चू जुबान बाओ होंग्यान को संवारने पर विशेष ध्यान देता था। भविष्य में वह दक्षिणी क्षेत्र में स्थित ब्लैक मून टावर की प्रभारी बनेगी। लाओ गुई ताई की प्रतिभा और योग्यता का स्तर इतना कम था कि वह किसी काम का नहीं था। उसे संवारने का कोई फायदा नहीं था। चू जुबान अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए संसाधनों का उपयोग नहीं करेगा। लाओ गुई ताई को दक्षिणी क्षेत्र में भेजने का कारण संभवतः यह था कि वह किसी काम का नहीं था। बाओ होंग्यान ने तुरंत चू जुबान को बाईशेंग पर्वत की सामान्य दिशा और दूरी बता दी। वह बेहद कुशल थी। यह भी एक कारण था कि चू जुबान ने अन्य संभावित उम्मीदवारों की तुलना में उसे अधिक महत्व दिया। बाओ होंग्यान की साधना पहले ही सत्य क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसकी शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। इस समय वह पूरी तरह से चू जुबान के लिए काम कर रही थी। उसे अब ब्लैक मून टावर से जुड़ाव का कोई एहसास नहीं था। आखिरकार चू जुबान ही वह कारण था जिसकी वजह से उसकी साधना इतनी तेजी से आगे बढ़ सकी। बाईशेंग पर्वत की सामान्य दिशा और दूरी का पता लगाने के बाद चू जुबान ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को स्वर्ग जासूसी दर्पण में प्रवाहित किया और उसे बाईशेंग पर्वत के खंडहर की ओर निर्देशित किया। कुछ समय बाद एक छवि दिखाई दी। पहली नजर में चू जुबान को लगा कि वह किसी मृगतृष्णा को देख रहा है। करीब से देखने पर उसे एहसास हुआ कि बाईशेंग पर्वत का खंडहर धीरे धीरे स्थानिक दरार से उभरता हुआ कुछ इस तरह दिख रहा था। क्योंकि खंडहर पूरी तरह से दोबारा प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए वह मृगतृष्णा जैसा दिख रहा था। छवि की दिशा समायोजित करने पर बाईशेंग पर्वत के खंडहर के सामने एक पर्वत छवि में दिखाई दिया। फिर उसने डिंगयू को देखा जिसने उस पर्वत पर कब्जा कर रखा था। डिंगयू से कुछ ही दूरी पर एक युवक जमीन पर लेटा हुआ था। वह शायद डिंगयू का दुश्मन था जो 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन का सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह 50 वर्ष की आयु में ही सत्य जगत के 9वें स्तर तक पहुंच चुके थे। वे वास्तव में प्रतिभाशाली थे और बहुत बलवान भी रहे होंगे। दुर्भाग्यवश वह डिंगयू के बराबर नहीं हो सकता था। उसका भाग्य डिंगयू के लिए एक सीढ़ी बनने का था। इसके बाद चू जुबान ने डिंगयू की बातें सुनी। उसका बयान बहुत ही अहंकारपूर्ण था। वह देवताओं को मारने की बात कर रहा था। चू जुबान के होंठ फड़क उठे। दक्षिणी क्षेत्र में शायद कोई गुप्त देवता स्तर का विशेषज्ञ नहीं होगा, है ना? अगर कोई होता और अगर उन्होंने वे शब्द सुन लिए होते तो क्या होता अगर वह विशेषज्ञ डिंगयू की हत्या कर देता? इससे वह खुद भी फंस सकता है। हालांकि ये सोचकर कि डिंगयू दक्षिणी क्षेत्र के भाग्य का पुत्र था, चू जुबान को लगा कि उसका भाग्य इतना खराब नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा देवलोक तो केवल किंवदंतियों में ही मौजूद था। भला महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र जैसे छोटे से कोने में वह कैसे छिपा हो सकता था? डिंगयू ने 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन की चोटी की ओर देखते हुए गर्व से कहा, 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के पूरे इतिहास में एकमात्र व्यक्ति जिसे विशेषज्ञ माना जा सकता है वह 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन का संस्थापक है। बाकी लोग मेरे ध्यान देने योग्य नहीं हैं। धत्तेरे की, वो हद से ज्यादा घमंडी है। वहां मौजूद सभी विशेषज्ञ अवाक रह गए। उन्होंने 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के बुजुर्ग की ओर देखा और खुशी से झूमने लगे। कितना अहंकारी शिष्य है। अफसोस की बात है कि वह कोई विधर्मी साधक है। दुष्ट राजा ने आह भरी। भाड़ में जाओ। सब लोग अवाक रह गए। भला कौन सा विधर्मी साधक डिंगयू जितना अहंकारी हो सकता है? दुष्ट शाही दरबार के सभी प्रतिभाशाली लोगों में से क्या कोई ऐसा था जिसने ये कहने का साहस किया कि केवल 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन का संस्थापक ही उनके ध्यान देने योग्य था? 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के बुजुर्ग ने उदास चेहरे के साथ डिंगयू को ठंडी निगाहों से देखा। घमंडी कमीने। बूढ़े, अगर मेरी बातें पसंद नहीं आई तो इधर आओ और मुझसे लड़ो। अगर मैं तुम्हें 3 बार में नहीं हरा सका तो मैं, डिंगयू, तुम्हें अपना बाप मानूंगा। डिंगयू को बिल्कुल भी डर नहीं था। भला क्या हुआ अगर सामने वाला व्यक्ति अर्ध सम्राट स्तर का विशेषज्ञ था? वह डरा नहीं था। उसने आकाश तलवार शरीर का विकास किया था और स्वर पहुंच तलवार तकनीक अत्यंत शक्तिशाली थी। यह आधे चरण सम्राट स्तर के विशेषज्ञ को भी मार सकती थी। तथाकथित अर्ध चरण सम्राट स्तर भी अंततः सत्य स्तर का ही हिस्सा था। जब तक दूसरा पक्ष वास्तव में सम्राट स्तर तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। सब लोग अवाक रह गए। डिंगयू एक नंबर का बदमाश और बेहद बेशर्म था। उनमें किसी अद्वितीय तलवारबाज के जैसे व्यवहार के लक्षण बिल्कुल भी नहीं थे। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के बुजुर्ग इतने क्रोधित थे कि उनका चेहरा हरा पड़ गया, लेकिन अंत में उन्होंने कोई हरकत नहीं की। उन्हें बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था। वह हार भी सकता है। बाईशेंग पर्वत के खंडहरों का खुलना निकट था। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्नवाचक चिन्ह। काय, डिंगयू ने दूसरे पक्ष को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। बुजुर्ग का चेहरा उदास था और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन का तो सचमुच पतन हो गया है। उन्होंने एक अद्वितीय प्रतिभा को निष्कासित कर दिया और उसे संप्रदाय से बाहर निकाल दिया। इसके बजाय उन्होंने एक निकम्मे और बेकार व्यक्ति का भरसक पालन पोषण किया। कितना दयनीय है। लियू पिंगफेंग ने जले पर नमक छिड़कते हुए डिंगयू का पक्ष जीतने की कोशिश भी की। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन की तरफ एक महिला आई और उसने यंग जियांगकोन को ऊपर चढ़ने में मदद की। उसने घृणा भरी निगाहों से डिंगयू को देखा। डिंगयू, तुमने हद पार कर दी। भाड़ में जाओ, डिंगयू ने गुस्से में कहा। मैंने कहाँ हद पार कर दी? मैंने तो तुम्हारे आदमी का तीसरा पैर न तोड़कर पहले ही दया दिखाई है। क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारी पहुंच से बाहर हूं। ... वह महिला बेहद गुस्से में थी। उसने यंग जियांगकोन को उठने में मदद की और 9 तलवारों वाले पर्वत की चोटी पर लौट गई। बैंगनी वस्त्रधारी महिला तुरंत यंग जियांगकोन के पास आई और उसकी चोटों के इलाज के लिए कुछ दवाएं निकाली। साथ ही उसने उसे हिम्मत भी दी। भाई जियांगकोन, निराश मत होइए।
यह महज एक अस्थायी झटका है। वह बस थोड़ा भाग्यशाली था और उसे कुछ संयोगवश अच्छे मौके मिल गए। अगर आपको बाईशिंग पर्वत के खंडहर में कुछ अवसर मिल जाते हैं तो आप निश्चित रूप से उससे आगे निकल जाएंगे। यंग जियानकोन को सुंदरियों से घिरा देखकर डिंग यू को जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। इसके विपरीत उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। यंग जियानकोन, तुम बेकार हो। औरतें सिर्फ तुम्हारी तलवार खींचने की गति को प्रभावित करेंगी। तुम कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर पाओगे। यंग जियानकोन के बगल में खड़ी सभी महिलाओं ने गुस्से से उसकी ओर देखा। डिंग यू ने हद पार कर दी थी। हान यंगमैन की खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उनका हाव भाव इतना मनमोहक था मानो उनके चारों ओर फूलों की पंखुड़ियां तैर रही हों। वह किसी बगीचे से निकली परी जैसी थी। वह बेहद खूबसूरत थी। इस दृश्य ने वहां मौजूद कई किसानों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह कदम दर कदम चलती रही, मानो हवा में नाच रही हो। वह उस पर्वत शिखर पर पहुंच गई जहां डिंग यू थी। भाई डिंग यू, उसकी आवाज मधुर और मनमोहक थी। भाग जाओ, औरत, मुझसे दूर रहो। अप्रत्याशित रूप से डिंग यू ने जरा भी संकोच नहीं किया और सीधे गुस्से में उस पर चिल्ला पड़ी। हान यंगमैन गुस्से से लगभग मर ही गई थी। हरामखोर, हरामखोर। हान यंगमैन जहां भी जाती सबकी निगाहें उसी पर टिकी रहती थीं। भला किसने उसे इस तरह से फटकारा था? किसी को भी नहीं। हालांकि डिंग यू ने उसे बार बार फटकारा था और हद पार कर दी थी। मैं तुम्हारी शीघ्र मृत्यु की कामना करता हूं। हान यंगमैन गुस्से में अपनी पर्वत चोटी पर लौट गई। चू जुबान के होठों के कोने फड़क उठे। क्या उसने डिंग यू को धोखा देने में हद पार कर दी थी? अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस आदमी का अकेला रहना तय था। भाग्य के पुत्र की सामान्य कथानक विकास के अनुसार तैरते फूलों के मंडप की यह पवित्र कन्या उसकी प्रेमिकाओं या प्रशंसकों में से एक होनी चाहिए थी, है ना? फिर भी डिंग यू ने उसे पागल कर दिया था। अच्छा, मैं डिंग यू जैसे प्रतिभाशाली लोगों की प्रशंसा करता हूँ। वो महिलाओं के सामने नहीं झुकते। वो जब चाहे उन्हें पकड़ सकते हैं और मजे कर सकते हैं। प्यार के बारे में बात करना समय की बर्बादी है। दुष्ट राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की। फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन के विशेषज्ञ और अन्य महिला साधिकाएं सभी क्रोधित होकर दुष्ट राजा को घूरने लगी। वे उसे मारने का मौका ढूंढ रहे थे। दुष्ट शाही दरबार के सभी विशेषज्ञों के चेहरे पर निराशा के भाव थे। उनके दुष्ट राजा के दिमाग में वाकई कुछ गड़बड़ थी। धिक्कार है, उसने वहां मौजूद सभी महिला विशेषज्ञों का सीधे तौर पर अपमान किया। वह पहले ऐसा नहीं था। वह बहुत ही चतुर और धूर्त था। वह अब मंदबुद्धि क्यों हो गया था? दुष्ट शाही दरबार का भविष्य अधर में लटका हुआ था। भाई डिंग यू, मेरे दुष्ट शाही दरबार को आप जैसे कानून लागू करने वालों की जरूरत है। आप मेरे दुष्ट शाही दरबार में आकर कानून लागू करने और न्याय कायम रखने में मदद क्यों नहीं करते? दुष्ट राजा ने डिंग यू को भर्ती करने का प्रयास किया। दुष्ट शाही दरबार के दुष्ट साधकों के दिल ठंडे पड़ गए। पागल, वह दुष्ट राजा सचमुच पागल था। क्या वह वास्तव में दुष्ट शाही दरबार में न्याय बनाए रखने के लिए डिंग यू को भर्ती करने की कोशिश कर रहा था? धिक्कार है, हमारे इस दुष्ट साम्राज्यवादी दरबार में न्याय का नामो निशान कब से रह गया? वे विधर्मी किसानों का साम्राज्य थे। न्याय तो हमारी शब्दावली का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए था। अन्य विशेषज्ञों के होठों के कोने फड़क उठे। लगता है दुष्ट राजा के दिमाग में वाकई कोई समस्या है। अन्यथा एक विधर्मी साधक होने के नाते वह डिंग यू को न्याय का समर्थन करने के लिए कैसे आमंत्रित कर सकता था? धिक्कार है, क्या उसे इस बात का डर नहीं था कि डिंग यू दुष्ट शाही दरबार के सभी विशेषज्ञों को मार डालेगा? लियू पिंगफेंग ने शुरू में ऐसा ही सोचा था, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह दुष्ट राजा सचमुच धूर्त था। दरअसल उसने न्याय के झंडे का इस्तेमाल करके डिंग यू को दुष्ट शाही दरबार का विशेषज्ञ बनने के लिए राजी किया था। डिंग यू संभवतः उन 10 दुष्ट सेनापतियों के कुल मूल्य से भी अधिक मूल्यवान था। ये सोचकर लियू पिंगफेंग चैन से नहीं बैठ सका। उन्होंने तुरंत कहा, भाई डिंग यू, मैं महान कियान राजवंश का प्रधानमंत्री हूँ। आप महान कियान राजवंश में क्यों नहीं आ जाते? इसके बाद लियू पिंगफेंग ने तुरंत एक ऐसी शर्त रखी जिससे पता चलता था कि वह डिंग यू को कितना महत्व देते थे और महान कियान राजवंश डिंग यू का कितना सम्मान करता था। भाई डिंग यू, महान कियान राजवंश की छोटी राजकुमारी बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली है। सुंदरता के मामले में वह पवित्र कन्या हान यंगमैंग से भी अधिक सुंदर है। जब तक भाई डिंग यू महान कियान राजवंश में शामिल नहीं हो जाते, राजा छोटी राजकुमारी का विवाह आपसे करने को तैयार हैं। और मेरी एक छोटी बेटी भी है जो बेहद खूबसूरत है। उसकी नृत्य प्रतिभा तो पवित्र कन्या हान यंगमैंग से भी कहीं बेहतर है और वह भाई डिंग यू के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसके अलावा आपका दर्जा भी मुझसे कम नहीं होगा। क्या यह अद्भुत नहीं होगा कि हमारे पास 2 ऐसी सुंदरियां हों जो संत हान यंगमैंग से भी कहीं अधिक सुंदर हों? इसके अलावा यदि आपकी कोई भी इच्छा हो तो बेझिझक बताएं, चाहे वह आध्यात्मिक पत्थर हों, गोलियां हों, खजाने हों या फिर सम्राट स्तर के हथियार हों। भाई डिंग यू, जब तक आप महान कियान राजवंश में शामिल हो जाते हैं तब तक आप कुछ भी मांग सकते हैं। लियू पिंगफेंग को पूरा विश्वास था कि कोई भी इतने उदार प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकता। वह पहले से ही सुंदरियों और रुतबे की पेशकश करता था। ऐसे प्रस्ताव को कितने लोग ठुकरा सकते हैं? वहां मौजूद सभी विशेषज्ञ लियू पिंगफेंग के प्रस्ताव से स्तब्ध रह गए। विशेषकर वह हिस्सा जहां वह अपनी बेटी का विवाह डिंग यू से करना चाहता था और कहता था कि डिंग यू का दर्जा उससे कम नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह था कि यदि डिंग यू महान कियान राजवंश में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है तो उसका दर्जा प्रधानमंत्री के बराबर या उससे भी ऊंचा होगा। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के लोगों के चेहरे के भाव बेहद विकृत थे। किन चानफांग बेहद चिंतित था। एक बार डिंग यू महान कियान राजवंश में शामिल हो गया तो वह 9 तलवार पर्वत के अधिकांश विशेषज्ञों को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगा। तब महान किन राजवंश को महान कियान राजवंश द्वारा अपने क्षेत्र पर धीरे धीरे अतिक्रमण का सामना करना पड़ेगा। महान किन राजवंश ने महान कियान राजवंश के विशेषज्ञों को नियंत्रित करने के लिए 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन पर भरोसा किया। किन केयुन चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह महान कियान राजवंश को नष्ट नहीं कर सकती थी। इतने बड़े क्षेत्र की रक्षा वह अकेले कैसे कर सकती थी?
वह डिंगयू को महान किन राजवंश में शामिल करना चाहता था, लेकिन वे स्वयं नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन के सहयोगी थे और डिंगयू नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन का निष्कासित शिष्य था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह महान किन राजवंश को नहीं चुनेगा। लाल दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा। उनकी पोती यंग जियानकोंग की मंगेतर थी, तो वह डिंगयू को कैसे अपने जाल में फंसा सकते थे। हान यंगमैन गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने लियू पिंगफैंग को घूरते हुए कहा, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि तेरी बेटी मुझसे बेहतर नाच सकती है और महान कियान राजवंश की छोटी राजकुमारी मुझसे ज्यादा सुंदर है। आज हर कोई बारी बारी से उसकी गरिमा को ठेस पहुंचा रहा था। क्या उन सभी को लगता था कि उसका स्वभाव अच्छा है? डिंगयू ने लियू पिंगफैंग को देखा और उसका चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया। क्या राजकुमारी का विवाह उससे कर दिया जाए? क्या वह अपनी बेटी की शादी उससे कर दे? कितना घिनौना इंसान है। दरअसल उसका इरादा सुंदरता का इस्तेमाल करके उसे बहकाना और उसके दिल की तलवार को कमजोर करना था। उसे एक ऐसे व्यक्ति में बदलना था जो सुंदरियों के पीछे भागता रहे। अगर उसने अपनी बेटी और नन्ही राजकुमारी से शादी कर ली, तो क्या उसे हर बार कुछ भी होने पर उनका साथ देना चाहिए? अगर वे उसे दिन भर परेशान करते रहेंगे तो वह तलवार साधना कैसे कर पाएगा? वे बच्चे भी पैदा कर सकती हैं, जिससे वह और भी बंध जाएगा। लोग उनका इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने के लिए भी कर सकते हैं। जब उसका हृदय ऐसे बंधनों से जकड़ा हुआ था, तो वह तलवार के मार्ग के तीनों चरणों को कैसे पार कर सकता था? उसे अपने गुरु की शिक्षाएं भली भांति याद थीं। यदि उसके हृदय में कोई स्त्री न हो, तो वह अपनी तलवार निकालकर देवताओं का वध कर सकता है। डिंगयू जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, उतना ही उसे लगा कि लियू पिंगफैंग धूर्त और कपटी है। उसका दावा था कि वह उसे अपने जाल में फंसाना चाहता है, लेकिन असल में वह सुंदरियों का इस्तेमाल करके उसके दिल को मोह लेना चाहता था। वह तलवारबाजी के शिखर तक पहुंचने की अपनी महत्वाकांक्षा को नष्ट करना चाहता था। उसने तुरंत गुस्से से गुर्राते हुए कहा, बूढ़े कुत्ते, मेरे तलवार जैसे दिल से खिलवाड़ करने की सोचना भी मत। मैं डिंगयू, मेरे हृदय में केवल तलवार का मार्ग है। यदि तुम सुंदरियों का उपयोग करके मेरे तलवार हृदय से खिलवाड़ करना चाहते हो, तो ये तुम्हारा सपना ही रहेगा। बुढ़िया, हार मान लो। मेरे तलवार जैसे दिल से खिलवाड़ करने की कभी मत सोचना। डिंगयू ने गुस्से से कहा। लियू पिंगफैंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, जिसके बाद वह क्रोध से भर उठा। लियू पिंगफैंग इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा विकृत हो गया। उसने छोटी राजकुमारी और अपनी बेटी का विवाह डिंगयू से करने का प्रस्ताव रखा था। अंत में दूसरे पक्ष ने न केवल उसकी दयालुता की सराहना नहीं की, बल्कि उसे यह भी लगा कि वह उसे नुकसान पहुंचा रहा है। क्या वो बिल्कुल पागल था? उसने तलवारबाजी का इतना अभ्यास किया होगा कि उसका दिमाग असामान्य हो गया होगा। बाकी लोगों के चेहरों पर भी अजीब भाव थे। उन्हें लगा था कि डिंगयू निश्चित रूप से महान कियान राजवंश में शामिल हो जाएगी। आखिरकार लियू पिंगफैंग का प्रस्ताव बहुत उदार था। किसने सोचा होगा कि महान कियान राजवंश न केवल उसे अपने साथ लाने में विफल रहा, बल्कि उन्होंने डिंगयू को भी नाराज कर दिया। हान यंगमैन को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और उसने लियू पिंगफैंग को गर्व भरी नजरों से देखा। किसने उसे इस तरह उसकी निंदा करने के लिए कहा था? उसने डिंगयू की तरफ देखा और अपने दांत पीसने से खुद को रोक नहीं पाई। चू जुबान ने अपना सिर खुजाया और गहरी सोच में डूब गया। क्या उसकी शिक्षाओं के कारण ही डिंगयू भटक गई थी? ऐसा प्रतीत होता था कि इस व्यक्ति का भाग्य शाश्वत एकांतवास के लिए ही लिखा था। नहीं, जब वह लौटेगा तो चू जुबान उसे फिर से धोखा देने की कोशिश करेगा। वह अपने शिष्य को ब्रह्मचारी जीवन जीने की अनुमति नहीं दे सकता था। डिंगयू ने नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन को रौंद डाला था और उनके चेहरों को मिट्टी में रगड़ दिया था। इसी वजह से बाकी किसी भी ताकत का डिंगयू के साथ झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं था। असीम क्षमता वाले ऐसे विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं बनना चाहता था। इसके अलावा हो सकता है कि वे उसे हरा भी न सकें। हंगामे के बाद आखिरकार स्थिति शांत हो गई। सभी लोग बाईशेंग पर्वत के खंडहरों के खुलने का इंतजार कर रहे थे। डिंगयू ने अकेले ही एक शिखर पर कब्जा जमा लिया और सुर्खियों में छा गए। बाईशेंग पर्वत अभी तक खोला नहीं गया था, इसलिए प्रमुख गुटों ने प्रवेश के लिए कोटा पर चर्चा शुरू कर दी। सभी के पास प्रवेश के लिए आवश्यक योग्यताएं नहीं थीं। ये स्थिति विशेष रूप से घुमंतु किसानों के लिए थी, जिन्हें लगभग पूरी तरह से बाहर रखा गया था जब तक कि वे पर्याप्त रूप से मजबूत न हों। छोटे गुटों के लिए भी जगह हासिल करना स्वाभाविक रूप से कठिन था। डिंगयू ने इन चर्चाओं में भाग नहीं लिया। चाहे उन्हें शामिल किया गया हो या नहीं, वे निश्चित रूप से इसमें शामिल हो सकते थे। कोई भी उसे बाहर नहीं कर सकता था या उसे रोक भी नहीं सकता था। चाहे वह नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन हो, फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन हो या ग्रेट कियान राजवंश हो, ये तीनों गुट डिंगयू के साथ सीधे संघर्ष में थे, या कोई भी अन्य गुट हो, वे सभी जानते थे कि डिंगयू अकेले ही एक बड़ा गुट था। उसे बाहर करने का कोई रास्ता नहीं था। अधिकांश गैर संबद्ध साधकों को बाहर कर दिया गया था, इसलिए कुछ गैर संबद्ध साधक ऐसे भी थे जो उनके साथ जुड़कर स्थान प्राप्त करना चाहते थे। इसके अलावा चूंकि डिंगयू को महिलाएं पसंद नहीं थी, इसलिए केवल पुरुष ही जाते थे। इन घुमंतु किसानों ने डिंगयू को एक स्थान के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और उसकी चापलूसी करते हुए कहा कि चूंकि उसने एक पहाड़ पर कब्जा कर लिया है, इसलिए वह अपनी एक बड़ी सेना बना सकता है। उन्हें ऐसा क्यों लगा कि उसे जगह नहीं मिल पाएगी? ये स्पष्ट था कि वे उसे नीचा समझते थे। चुप रहो, डिंगयू ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम्हें जगह चाहिए तो खुद जाकर उसके लिए लड़ो। दफा हो जाओ। अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डिंगयू को क्रोधित देखकर घुमंतु साधक शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। डिंगयू ने ठंडी सांस ली। वह बेवकूफ नहीं था। वह किसी भी कीमत पर उन्हें अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करने देगा। चू जुबान ने चल रही घटनाओं पर ध्यान देना बंद कर दिया और स्वर्ग जासूसी दर्पण को निष्क्रिय कर दिया। असली रोमांच तो तब होगा जब बाईशेंग पर्वत का खंडहर पूरी तरह से खुल जाएगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि डिंगयू ने कई विशेषज्ञों को नाराज कर दिया है। अगर उन्हें सही मौका मिला तो वे निश्चित रूप से उसे घेर कर मार डालेंगे। ये बात विशेष रूप से नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन के लिए सच थी, जो कभी भी इस तरह की बड़ी आपदा को पनपने नहीं देगा।
हालांकि डिंग यू नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन को करारा जवाब देना चाहता था और उसे निष्कासित करने के लिए उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहता था, लेकिन वह उन्हें नष्ट या मारना नहीं चाहता था। हालांकि नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन के विशेषज्ञ ऐसा नहीं सोचते। उन्हें डर था कि जब डिंग यू ताकतवर हो जाएगा तो वह उन सभी को मार डालेगा। चू जुआन ने बाओ होंग्यांग को नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा। ये निर्देश देने के बाद उसने अपना ध्यान कहीं और लगा दिया। खंडहर के पूरी तरह खुलने में अभी कुछ समय लगेगा, कोई जल्दी नहीं थी। चू जुआन ने मायरीड हेवनली मिरर को सक्रिय किया और उसे रेन चांगहे से जोड़ा। रेन चांगहे दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने से केवल आधा कदम दूर था। जिस दिन वह दिव्य लोक में प्रवेश करेगा उसी दिन वह अपनी विकट परिस्थिति से मुक्त हो जाएगा। चू जुआन उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जब रेन चांगहे दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करेगा और उसे मिलने वाले साधना संवर्धन पुरस्कार का भी। वह दिव्य लोक के और करीब पहुंच रहा था। उन्होंने डू युआन को कुछ सुझाव दिए और साथ ही सर्वोच्च स्तर की साधना की गोलियों की एक बोतल भी दी। फिर उन्होंने सुशियान के सम्राट स्तर में प्रवेश की तैयारी जारी रखी। सुशियान एयर का सम्राट स्तर तक पहुंचना उसके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। उसे शायद 100 वर्षों की साधना का पुरस्कार मिलेगा, है ना? विश्व को शुद्ध करने वाले चमकदार पैगोडा पर फिर से ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने देखा कि मोतुओ लगभग परिवर्तित हो चुका था। बस थोड़ी सी कमी रह गई थी। एक बार मोतुओ का बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो जाने के बाद उसके अधीन स्वर्ग स्तर की साधना वाला एक बौद्ध शिष्य होगा। मोतुओ का धर्म परिवर्तन भी उस दानव के लिए एक तरह का अवसर था। कम से कम उसकी आत्मा स्वर्ग स्तर की साधना को पुनः प्राप्त कर लेगी और वह एक भौतिक शरीर का निर्माण भी कर सकेगा। मोतुओ को परिवर्तित करने से संभवतः सिस्टम का इनाम भी सक्रिय हो जाएगा। चू जुआन बेहद उत्सुक थी। समय पानी की तरह बहता गया और आधा महीना पलक झपकते ही बीत गया। बाईशेंग पर्वत के खंडहर अभी तक नहीं खुले थे। काम उम्मीद से कहीं ज्यादा धीमा चल रहा था। प्रमुख बलों के कोटे पहले ही निर्धारित किए जा चुके थे। इसी दौरान एक संघर्ष छिड़ गया था। एक अर्धचरण सम्राट स्तर के घुमंतु साधक ने 9वें स्तर के सत्य क्षेत्र के 1 दर्जन विशेषज्ञों का नेतृत्व किया और प्रमुख शक्तियों को प्रवेश कोटा में से कुछ हिस्सा छोड़ने की धमकी दी। इसके बाद अर्ध सम्राट स्तर के साधकों के बीच एक संक्षिप्त लड़ाई छिड़ गई। अर्धचरण सम्राट स्तर के घुमंतु साधक को चोट तो आई ही, साथ ही कुछ धब्बे भी हो गए। सुशियान एयर पहले ही पॉकेट आयाम को छोड़ चुकी थी और ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में एकांत में थी, सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी कर रही थी। वह महान दाव के नियमों को समझ रही थी। वांग लुओ की साधना पहले ही सत्य क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने तीव्र प्रगति की थी। उस दिन चू त्यानमिंग की दहाड़ पैतृक निवास से सुनाई दी। उसे यह परिचित गर्जना सुने हुए काफी समय हो गया था। चू जुआन ने ऊपर देखा और पाया कि चू युआन वापस आ गया है। हालांकि वह थका हुआ और बेहद निराश दिख रहा था। उसके बगल में एक छोटा लड़का बैठा था। उसके होंठों के कोने फड़क उठे। वह कुछ वर्षों के लिए चला गया था और एक बेटे के साथ लौटा था। किसी कारणवश ये दृश्य अजीब तरह से परिचित सा लग रहा था। क्या चू युआन की पत्नी किसी बड़े परिवार से थी? क्या उनके विवाह का विरोध हुआ था? क्या अब उसे उसके कबीले में बंदी बनाकर रखा गया है? क्या यही कारण था कि चू युआन इतनी दयनीय स्थिति में था? चू युआन के किसी खंडहर में छिपे रहने के समय को याद करते हुए यह बहुत संभव है कि यही इस तरह की नाटकीय स्थिति का कारण रहा हो। चू त्यानमिंग दहाड़ रहा था और चू परिवार के अन्य सभी बड़े बुजुर्ग चू युआन को गुस्से से घूर रहे थे। चू परिवार में उसकी स्थिति बेहद असहज थी। सौभाग्यवश चू युआन के साथ वापस आ गया था, अन्यथा पैतृक निवास तक पहुंचने से पहले ही उन्हें निष्कासित कर दिया जाता। चू परिवार में चू युन का दर्जा असाधारण था, इसीलिए चू त्यानमिंग ने केवल गुस्से में दहाड़ मारी और उसे निष्कासित नहीं किया। चू परिवार के अन्य बुजुर्गों ने भी कुछ ज्यादा ही चरमपंथी कदम नहीं उठाए। चू युआन ने चू त्यानमिंग और चू परिवार के अन्य सदस्यों के रवैये पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इसके बजाय वह बेहद निराश प्रतीत हुआ। उनकी साधना पहले ही एकता क्षेत्र के प्रथम स्तर तक पहुंच चुकी थी। चू परिवार की वर्तमान पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से यही उम्मीद थी। कुछ ही देर बाद चू युआन छोटे से आंगन के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ। 13वें भाई, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? चू युआन का चेहरा मुरझाया हुआ था, मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। चू जुआन ने अपने बगल में बैठे छोटे लड़के को देखा। वह लगभग 5 या 6 साल का लग रहा था और उसका रूप रंग बाग जैसा था। वह सुस्त और थोड़ा नासमझ सा लग रहा था। उसे एक नज़र में देखकर ही पता चल जाता था कि वह कोई होशियार बच्चा नहीं था। उनकी प्रतिभा का स्तर बहुत औसत दर्जे का प्रतीत होता था। छोटा लड़का अपने हाथ में लकड़ी की तलवार लिए उससे खेल रहा था। उसका आधा ध्यान उस तलवार पर ही था। चू जुआन ने मन ही मनाह भरी। वह जानता था कि चू युआन उससे क्या चाहता है। उसने उस व्यक्ति के बारे में सोचा जो उसके पिता का प्रत्यक्ष शिष्य था और अक्सर उसके पिता की विरासत को न निभा पाने के कारण उससे नफरत करता था। वही व्यक्ति अब थके हारे चेहरे के साथ उसके सामने खड़ा था। वह पहले की तरह उत्साही नहीं रहा था। पिछली बार जब वह लौटा था तो उसने जानबूझकर उसके लिए एक सम्राट स्तरीय धर्मग्रंथ का आधा हिस्सा छोड़ दिया था ताकि परिवार में उसका प्रभाव बढ़ सके। यह माना जा सकता है कि उन्होंने चू जुआन की भलाई सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रयास किए। बताए, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? चू जुआन ने आह भरी। जो व्यक्ति कभी इतना हंसमुख रहता था वह प्यार शब्द के कारण इतना उदास और निराश दिख रहा था। उनके पिता भी ऐसे ही थे। अपने पिता के प्रत्यक्ष शिष्य से यही उम्मीद थी। उसने न केवल शादी की सगाई तोड़ना सीख लिया था बल्कि अब वह प्रेम के कारण अवसादग्रस्त भी था। चू युआन ने छोटे लड़के के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यह मेरा बेटा चू पिंगफान है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे एक सामान्य जीवन जीने के लिए पालने पोसने में मेरी मदद करो। पिंगफान, उन्हें 13वें चाचा कहकर संबोधित करो। चू पिंगफेन ने अपना सिर उठाया और चू जुआन की ओर देखा। 13वें चाचा। हाँ, शाबाश। चू जुआन ने चू पिंगफान को सोच समझकर देखा। उसमें बाघ जैसी आभा थी लेकिन वह सुस्त और अनाड़ी दिखता था। यह स्पष्ट था कि वह प्रतिभाशाली नहीं था।
शायद इसीलिए उन्हें साधारण कहा जाता था। नोट: मंदारिन भाषा में पिंगफान का अर्थ साधारण होता है। चू युआन की पत्नी को उसके परिवार के किसी सदस्य ने अगवा कर लिया था, लेकिन चू पिंगफान को नहीं। शायद इसकी वजह उसकी प्रतिभा की कमी थी। अगर वह प्रतिभाशाली होता तो कोई भी बड़ा परिवार उसे नहीं छोड़ता। चू पिंगफान को चू जुबान को सौंपने के बाद चू युआन ने राहत की सांस ली और संक्षेप में अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा चू जुबान ने भविष्यवाणी की थी। चू युआन की पत्नी एक बड़े खानदान की बेटी थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने चू पिंगफान को जन्म दिया। अंत में उसकी पत्नी के परिवार ने उसे ढूंढने के लिए एक विशेषज्ञ को भेजा और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। उस विशेषज्ञ ने चू युआन को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसकी पत्नी ने उसकी ओर से दया की भीख मांगी थी। मैं पूर्वी क्षेत्र की ओर जाना चाहता हूँ। मैं उन्हें यह समझा दूंगा कि मैं, चू युआन, अपने जीवन काल में दूसरों से कमजोर नहीं हूँ। चू युआन ने दृढ़ता से कहा। अपना ख्याल रखना तीसरे भाई। मैं उसका ख्याल रखूंगा। चू जुबान ने आह भरी और चू युआन के कंधे पर थपथपाया। उसने अपनी कुछ शक्ति चू युआन के शरीर में स्थानांतरित कर दी, जिससे उसे जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता मिल गया। जब तक उसका सामना स्वर्गलोक के किसी विशेषज्ञ से नहीं होता, तब तक ये शक्ति उसे सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त थी। चू पिंगफेन ने तलवार से खेलना बंद कर दिया और अचंभित होकर चू युआन की ओर देखा। पिताजी, क्या आप फैन र को छोड़कर जा रहे हैं? चू युआन ने अपना सिर खुजाया। पिताजी माँ को ढूंढने जा रहे हैं। फैन एर, अच्छे बच्चे बनकर 13वें चाचा की बात सुनना, समझी? ठीक है। चू पिंगफेन ने सिर हिलाया। चू युआन चला गया। वह दक्षिणी क्षेत्र छोड़कर पूर्वी क्षेत्र की ओर जाना चाहता था। सामान्य परिस्थितियों में दक्षिणी क्षेत्र से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका ब्लैक मून टॉवर को ढूंढना और उनके गुप्त मार्ग से बाहर निकलना था। हालांकि चू युआन के पास एक और तरीका था। उसकी पत्नी ने उसे एक बार बताया था कि दक्षिणी क्षेत्र से चुपके से निकलने का एक तरीका है। ये और भी खतरनाक था। चू पिंगफेन छोटे से आंगन के प्रवेश द्वार को खाली निगाहों से देखता रहा। वह काफी देर तक कुछ नहीं बोला, बस अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी की तलवार को थामे बैठा रहा। चू युन वहां आए। पिंगफेन, क्या तुम्हें अपनी चाची की याद आती है? चू युआन ने चू पिंगफान को उठाया और प्यार से पूछा। हाँ। चू पिंगफेन ने अपना छोटा सा सिर हिलाया। 13वें भाई, तीसरे भाई चू युआन, वह चू युआन के साथ जो कुछ हुआ था उससे चू युन को बहुत दुख हुआ। हर किसी का अपना रास्ता होता है, शायद यही उसका रास्ता है। चू जुबान ने आह भरी। चू युन ने चू पिंगफान को नीचे उतारा, उसके छोटे से सिर को सहलाया और चू जुबान को एक संदेश भेजा। 13वें भाई पिंगफान की प्रतिभा थोड़ी। चू जुबान मुस्कुराए और उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं ऐसी सामग्री ढूंढूंगा जिससे ऐसी गोलियां बनाई जा सके जो आपकी प्रतिभा को निखार सकें। चू युन ने चू पिंगफान को प्यार से देखा। प्रतिभा ही सब कुछ नहीं है। चू जुबान ने हाथ हिलाकर चू पिंगफेन को पास आने का इशारा किया। उस नासमझ से दिखने वाले छोटे लड़के को देखकर चू जुबान ने अपना सिर नीचे करके पूछा, पिंगफान, क्या तुम्हें चाकू बहुत पसंद हैं? हाँ करता हूँ। चू पिंगफेन ने सिर हिलाया। आपको वे क्यों पसंद हैं? क्योंकि चाकू बहुत दबंग होते हैं। मुझे दबंग चीजें पसंद हैं। तुम्हें तलवारें पसंद नहीं हैं। मुझे वे पसंद नहीं हैं। चू जुबान ने अपना सिर खुजलाया और आगे कुछ नहीं पूछा। चू युन ने उसे अपने प्रशिक्षण के दौरान के अनुभवों के बारे में बताया, खासकर उस छोटे दुष्ट राजा के बारे में, उस लंपट के बारे में जो उसका पीछा करता रहता था। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। 13वें भाई, वह आदमी बहुत दुष्ट है, इसलिए मैंने उससे उसकी सारी चीजें हड़प लीं और बहुत सारी गोलियां बना लीं। चू युन ने कई गोलियों की बोतलें निकालते हुए खुद पर बहुत गर्व महसूस किया। 13वें भाई, ये गोलियां तुम्हारे लिए हैं। चू जुबान ने गोलियों को वापस अपने मुंह में भर लिया और कहा, मुझे किसी गोली की जरूरत नहीं है। वह अपने दिल में बसे उस छोटे दुष्ट राजा के लिए चुपचाप शोक मना रहा था। चापलूसी करने का क्या फायदा? आखिर में उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। चू युन को ब्लैक मून टावर से उस छोटे दुष्ट राजा की पहचान, व्यक्तित्व और उसकी बुरी प्रवृत्तियों के बारे में पता चल गया था। इसीलिए वह इतनी क्रोधित थी और उसने उस छोटे दुष्ट राजा को दिवालिया करने की पूरी कोशिश की। इसे उसके गुस्से को व्यक्त करने का एक तरीका माना जा सकता है। उसके बाद चू युन अपने पैतृक निवास पर लौट आए। चू जुबान ने सू शियान, एर और वांग लुओ को बुलाया और चू पिंगफान का उनसे परिचय कराया। यह उनका भतीजा था। चू पिंगफान को भी उन दोनों की देखरेख में सौंप दिया गया था। सू शियान, एर का भविष्य में मुख्य कार्य चू पिंगफान की देखभाल करना होगा। कुछ दिन बीत गए और बाईशेंग पर्वत के खंडहर और स्पष्ट होने लगे। इस रफ्तार से तो यह आधे महीने के भीतर खुल ही जाएगा। चू पिंगफेन छोटे से आंगन में रहने के आदी हो चुके थे। कभी कभी वे खोई खोई सी आंगन के प्रवेश द्वार को देखते रहते थे। ज्यादातर समय वे लकड़ी की तलवार पकड़े लहराते रहते थे। चू जुबान ने उसे गुप्त आयाम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। चू पिंगफान बालिग नहीं था। यदि वह गुप्त आयाम में प्रवेश करता तो चू जुबान को गुप्त आयाम में समय प्रवाह के अंतर को वास्तविकता के अनुरूप समायोजित करना पड़ता। पॉकेट डायमेंशन की अनूठी विशेषताओं के कारण समय प्रवाह का अंतर किसी की उम्र नहीं बढ़ाएगा। अगर चू पिंगफान उसमें प्रवेश कर जाए तो दशकों तक अंदर रहने पर भी वह बच्चा ही रहेगा। इस समय वांग लुओ अपनी साधना को तेजी से बेहतर बनाने में व्यस्त था, इसलिए चू जुबान पॉकेट आयाम में समय के अंतर को वास्तविकता से मेल खाने के लिए समायोजित नहीं करना चाहता था। इस प्रकार चू पिंगफान या तो आंगन में समय बिताता था या ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में। इसी कारण चू जुबान ने चू पिंगफान के साथ खेलने के लिए स्वर्गीय आत्मा बिल्ली, आकाश को हिला देने वाले सुनहरे रोक और आत्मा भक्षण करने वाले फूल को बुलाया। पिंगफेन, इधर आओ। चू जुबान ने चू पिंगफान की ओर हाथ हिलाया, जो गंभीर भाव और उदास चेहरे के साथ अपनी लकड़ी की तलवार लहरा रहा था। 13वें चाचा। चू पिंगफान भाग गया। चू जुबान ने अपना छोटा सा सिर सहलाते हुए कहा, पिंगफान, क्या 13वें चाचा तुम्हें कृपाण चलाना सिखा सकते हैं? जी हाँ, धन्यवाद 13वें चाचा जी। चू पिंगफेन की आंखें चमक उठी। चू जुबान ने अपना हाथ पलटा और उसके हाथ में एक लकड़ी की तलवार प्रकट हुई जो चू पिंगफेन की ऊंचाई से थोड़ी लंबी थी।
लकड़ी की तलवार साधारण सी दिखती थी और बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। यह एक साधारण तलवार थी जिसे चू जुबान ने पॉकेट आयाम में एक साधारण पेड़ की शाखा से तोड़कर बनाया था। केवल पॉकेट डायमेंशन के स्वामी चू जुबान ही एक ऐसे पेड़ की शाखा को तोड़ सकते थे जिसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था और उसे लकड़ी की तलवार में बदल सकते थे। लो, ये तलवार तुम्हारे लिए है। चू पिंगफेन ने खुशी से दोनों हाथों से लकड़ी की तलवार को गले लगा लिया। उसे इस हालत में देखकर चू जुबान ने मन ही मनाह भरी। सब लोग उसे मूर्ख और प्रतिभाहीन समझते थे। हालांकि वह जानता था कि चू पिंगफान की प्रतिभा चरम दांव में निहित थी। इसके अलावा इस मामले में वह जन्मजात प्रतिभाशाली थे। परम प्रेम पर निर्भर रहकर ही कोई चरम दांव के शिखर तक पहुंच सकता है। ये स्नेह प्रेम का नहीं बल्कि दांव के प्रति एक अत्यंत भावुक स्नेह था। उदाहरण के लिए चू पिंगफान को तलवारों से अत्यधिक लगाव था। उसका नाम पिंगफान था, इसलिए वह उसे साधारण लकड़ी से बनी तलवार देगा। चू जुबान अपने इस बाघ जैसे दिखने में मूर्ख भतीजे के बारे में बहुत अच्छी राय रखता था, खासकर इसलिए क्योंकि वह परम दांव में जन्मजात प्रतिभाशाली था। जब तक किसी को चू जुबान ने पाला पोसा होता तब तक उसके निकम्मे होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। चाहे कोई शुरू से ही निकम्मा क्यों न हो, चू जुबान उसे भी प्रतिभावान बना सकता था। इसके अलावा चू पिंगफान स्वयं भी चरम दांव में प्रतिभा रखता था। हालांकि चू पिंगफान छोटा था, लेकिन वह अच्छी तरह समझ गया था कि उसकी मां को बंदी बना लिया गया है और उसके पिता उसे ढूंढने गए हैं। सभी लोग उसे मूर्ख समझते थे। वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। दरअसल वह अपने गुस्से को दबा रहा था। वह साबित करना चाहता था कि वह मूर्ख नहीं है और अपने माता पिता के लिए लड़ना चाहता था। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हेवंस फेट सेबर स्क्रिप्चर का अंततः उपयोग किया जा सकता था। चू जुबान ने यह चरम दांव तकनीक बहुत पहले प्राप्त कर ली थी। कठिन साधना प्रक्रिया के कारण उन्हें कभी भी इसे सिखाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला। हालांकि चू जुबान को स्वर्ग की भाग्य कृपाण शास्त्र की समझ थी, लेकिन उसने कभी इसका अभ्यास नहीं किया था। इसलिए वह इस तकनीक की पूरी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था। वह एक चरम दांव कृपाण साधक नहीं था। चरम दांव तकनीकों के मामले में कोई विशिष्ट श्रेणी नहीं थी। इसकी शक्ति पूरी तरह से इसे विकसित करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करती थी। चू पिंगफान तलवारबाजी की चरम विधा में जन्मजात प्रतिभाशाली था। चू जुबान जानता था कि यदि वह स्वर्ग की भाग्य तलवार शास्त्र का अभ्यास कर ले तो वह अत्यंत शक्तिशाली बन जाएगा। उनकी क्षमता डिंग यू या वांग लुओ से कम नहीं होगी। चू पिंगफान को अपनी बाहों में साधारण तलवार पकड़े हुए देखकर चू जुबान को अपना यह भतीजा और भी अधिक पसंद आने लगा। वह केवल 6 साल का था। यदि वह अभी चू जुबान के मार्गदर्शन में साधना शुरू कर दे तो 20 वर्ष की आयु तक सम्राट स्तर तक पहुंचना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। 20 वर्ष की आयु में सम्राट स्तर का विशेषज्ञ होना प्राचीन काल से शायद ही कभी सुना गया हो। यह बिल्कुल अविश्वसनीय था। इसके अलावा चू जुबान को पूरा विश्वास था कि चू पिंगफान 20 वर्ष की आयु से पहले ही सम्राट स्तर को प्राप्त करने में सक्षम होगा। सर्वोच्च श्रेणी के स्वर्ग के आशीर्वाद का मानदंड, जो कि 100 साल के सम्राट साम्राज्य का था, दूसरों के लिए था। किसी व्यक्ति में चरम दांव में ही प्रतिभा होना अपने आप में विशेष बात थी। चू पिंगफान, जो जन्मजाति परम दांव में निपुण थे, उनकी तुलना साधारण उच्च कोटि के स्वर्ग के वरदान प्राप्त लोगों से नहीं की जा सकती। इसके अलावा चू जुबान का मानना था कि उनके द्वारा अपने शिष्यों को सिखाने का तरीका विश्व में सर्वश्रेष्ठ था। आखिरकार उसे सेज मास्टर के हेलो का आशीर्वाद प्राप्त था। उनके मार्गदर्शन में 20 वर्ष से भी कम आयु का एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ उभरकर सामने आएगा। इसके लिए प्रणाली की ओर से निश्चित रूप से बहुत ही उदार पुरस्कार दिया जाएगा। इसका बेसब्री से इंतजार करना उचित था। पिंगफान, 13वें चाचा तुम्हें तलवारबाजी का शास्त्र सिखाएंगे। धन्यवाद 13वें चाचा। चू पिंगफेन ने चू जुबान को उत्साह से देखा। चू जुबान ने अपना हाथ उठाया और पिंगफान के माथे की ओर उंगली से इशारा किया। उसने स्वर्ग की भाग्य कृपाण शास्त्र को चू पिंगफान को प्रेषित किया। चू पिंगफेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिमाग में अचानक प्रकट हुए तलवार के शिलालेख को समझने की कोशिश की। आधे घंटे बाद उसने अपनी आंखें खोली और चू जुबान की ओर देखा। 13वें चाचा, मुझे ये साधना तकनीक बहुत पसंद आई। मैं इसे सीखने के लिए खूब मेहनत करूंगा। चू जुबान नहीं चाहता था कि इतनी कम उम्र में उसे केवल साधना करना ही आए। भले ही वह अंदर से घुटन महसूस कर रहा था और अपने माता पिता के लिए लड़ना चाहता था, लेकिन उसे सिर्फ इसी वजह से बचपन के मजे से वंचित नहीं किया जाना चाहिए था। पिंगफान, साधना के अलावा आपको विश्राम और मनोरंजन पर भी ध्यान देना चाहिए। अपने मन के बोझ के कारण आपको अतिवादी नहीं बनना चाहिए। चू जुबान के सेज मास्टर हेलो ने उसके शरीर को घेर लिया और उसकी आवाज पिंगफेन के दिल के चारों ओर की दीवारों को तोड़कर उसके दिल की गहराई तक पहुंचती हुई प्रतीत हुई। वह चू पिंगफान के दिल के घावों को भरना चाहता था और उस मासूमियत को वापस लाना चाहता था जो उसकी उम्र के बच्चे में होनी चाहिए। चू पिंगफान अचेत अवस्था में चला गया। जब चू जुबान ने बोलना समाप्त किया तो पिंगफान ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अब साफ थीं। 13वें चाचा जी, मैं समझ गया। मैं निश्चित रूप से अच्छी तरह से साधना करूंगा और साथ ही आनंद भी लूंगा। चू जुबान बहुत संतुष्ट थी। चू पिंगफेन अभी भी सुस्त लग रहा था और उसे देखकर अब भी ऐसा लगता था कि वह कुछ हद तक बेवकूफ है। हालांकि अब उनमें पहले जैसी हताशा और घुटन भरी भावना नहीं झलकती थी। ठीक है, आज से तुम अपनी तलवार को संवारना सीखोगे। चू जुबान ने पिंगफेन के सिर पर हाथ फेरा। अपनी तलवार को संवारना स्वर्ग की नियति कृपाण शास्त्र को सीखने का पहला चरण था और साथ ही चरम दांव की ओर पहला कदम भी था। स्वर्ग की नियति कृपाण शास्त्र को प्राप्त करने की विधि कोई साधारण विधि नहीं थी। अगर सही तरीके से पाला पोसा जाए तो एक कृपाण सैबर एक इंसान की तरह होता है। उसका अपना शरीर, दिल और आत्मा होती है। पालन पोषण से पहले यह किसी भी साधारण व्यक्ति की तरह था। एक बार जब इसका सफलतापूर्वक पोषण हो जाता है तो इसकी शक्ति तेजी से बढ़ती है और यह अपने दायरे की सीमाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। पल भर में ये कई स्तरों को पार कर जाती है और एक अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। यही स्वर्ग की भाग्य कृपाण शास्त्र की विशिष्टता और शक्ति थी।
हालांकि कृपाण पालना इतना आसान नहीं था। केवल परम दाव का कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कृपाण पालने का सामर्थ्य रख सकता था। तलवारबाजी के कौशल को जितना उच्च स्तर तक पोषित किया जाता था, सफलता के दिन उसके कौशल में उतनी ही अधिक वृद्धि होती थी। उस दिन से चू पिंगफान ने साधारण तलवार को धारण किया और स्वर्ग की भाग्य तलवार शास्त्र की तलवार पोषण तकनीक के अनुसार तलवार का पोषण करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे चू पिंगफान ने कृपाण को संवारना शुरू किया, साधारण लकड़ी से बनी वह कृपाण धीरे धीरे बदलने लगी, मानो वह चू पिंगफान का ही एक हिस्सा बन गई हो। हालांकि ऐसा था, फिर भी यह एक साधारण लकड़ी की तलवार की तरह दिखती थी। चू जुबान उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब चू पिंगफान अपनी तलवारबाजी को एक उच्च स्तर तक पहुंचाएगा। शून्य क्षेत्र, एकता क्षेत्र, या शायद सत्य का क्षेत्र भी। बेशक इससे उसके लिए सम्राट स्तर तक पहुंचना असंभव था। साधना के मार्ग पर सम्राट स्तर एक विशाल खाई के समान था। केवल तलवार चलाने से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता था। चू जुबान को पूरा यकीन था कि सभी चरम दाव विशेषज्ञों में से किसी के पास भी चू पिंगफान से अधिक संसाधन नहीं थे। वह अपनी तलवार को निखारने के लिए साधारण लकड़ी के ब्लेड का इस्तेमाल शुरुआती बिंदु के रूप में कर रहा था, इसलिए उसका शुरुआती स्तर दूसरों की तुलना में काफी ऊंचा था। साधारण लकड़ी का अविनाशी स्वभाव चरम दाव की साधना और स्वर्ग की भाग्य कृपाण शास्त्र के साथ पूरी तरह से मेल खाता था। चू पिंगफान ने स्वर्ग की भाग्य कृपाण शास्त्र का उपयोग करके अपनी तलवार, शरीर, मन और आत्मा को पोषित किया। जैसे जैसे उसने अपनी तलवार, शारीरिक शक्ति, मानसिक स्थिति और मानसिक इच्छा शक्ति को पोषित किया, वैसे वैसे वह इन सभी पहलुओं में भी बेहतर होता गया। चू पिंगफान के शारीरिक स्वास्थ्य को यथासंभव पोषित करने और उसकी तलवारबाजी की दक्षता और सीमा को बढ़ाने के लिए चू जुबान ने कई खजाने निकाले। वह प्रतिदिन चू पिंगफान को औषधीय स्नान कराते थे। उन्होंने वांग लुओ को चू पिंगफान के शरीर को तरोताजा करने के लिए सम्राट स्तर के औषधीय स्नान विशेष रूप से तैयार करने का निर्देश भी दिया था। वह अपने शरीर को तरोताजा करने के लिए सम्राट स्तर के औषधीय स्नान का उपयोग कर रहा था। मानव राजाओं के परिवारों के वैध वंशजों को भी ऐसा उपचार प्राप्त नहीं होता था। सम्राटों के स्तर के औषधीय स्नान के नुस्खे हर किसी के पास उपलब्ध नहीं थे। इन औषधीय स्नानों का प्रभाव हल्का होता था और बच्चे भी इसमें नहा सकते थे। इसके अलावा इन औषधीय स्नानों को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक प्राकृतिक संपदाओं को खोजना इतना आसान नहीं था। चू जुबान के पास अपने पॉकेट डायमेंशन में अनगिनत संसाधन थे, जिसकी वजह से वह इतना खर्चीला हो सकता था। सू शियान, एर और वांग लुओ चू पिंगफान के दैनिक जीवन और साधना की देखरेख करते थे। चू यून भी कभी कभार उनसे मिलने आता था। वह चू पिंगफान को दवा की गोलियां भी पहुंचाती थी। धीरे धीरे चू यून को भी चू पिंगफान के बारे में कुछ अलग पता चला। हालांकि उसे केवल यही लगा कि उसकी दवाइयों ने असर दिखाया है। चू पिंगफान चुपचाप अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। सू शियान, एर और वांग लुओ की नजरों में वह अभी भी एक बच्चा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि वह अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए सम्राटों के स्तर के औषधीय स्नान करता था, जिससे उसका शरीर बेहद ताकतवर हो गया था। अब वह सचमुच बाघ जैसा दिखता था। इसके अलावा उसमें कुछ भी खास नहीं था। उनकी प्रतिभा अब भी साधारण सी लगती थी। उसे सिर्फ लकड़ी की तलवार पसंद थी, जो लगभग हमेशा उसके साथ रहती थी। उन दोनों को यह समझ नहीं आ रहा था कि चू जुबान चू पिंगफान को कैसे प्रशिक्षित करने वाली थी। क्या चू जुबान अपनी प्रतिभा को बढ़ाने वाला नहीं था? इसी सोच के आधार पर वांग लुओ ने कुछ दिव्य और सांसारिक खजाने खोजे और एक ऐसी गोली तैयार की जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिभा में वृद्धि हो सके। यह अब तक उनके द्वारा तैयार की गई सबसे उच्च श्रेणी की गोली थी। सफलता मिलने से पहले वह लगातार 3 बार असफल रहा। वांग लुओ को इस गोली को परिष्कृत करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। जब उसने चू पिंगफान को देखा तो उसे खुद की याद आ गई। उस समय वांग परिवार में उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया था और उसे पसंद नहीं किया जाता था। पिंगफेन, इधर आओ। पॉकेट डायमेंशन से बाहर निकलते ही वांग लुओ ने हाथ हिलाकर चू पिंगफान को पुकारा। अंकल वांग। चू पिंगफान लकड़ी की तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ा। लो, ये गोली खा लो। हालांकि चू पिंगफान ने वांग लुओ के हाथ में गोली देखी, लेकिन उसने उसे तुरंत नहीं लिया। इसके बजाय उसने चू जुबान की ओर देखा। चू जुबान ने उस पर एक नजर डाली और कहा, अगर तुम इसे खाना चाहते हो तो बस खा लो। इसे मिठाई की तरह समझो। चू पिंगफान चरम दाव का एक विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति था। उसकी प्रतिभा को निखारने वाली ऐसी गोलियां उसके लिए बेकार थीं। चू पिंगफेन ने खुशी खुशी गोलियां लीं और उन्हें चबाने के लिए अपने मुंह में डाल लिया। उसने काफी सारी गोलियां खा लीं, क्योंकि उनका स्वाद काफी अच्छा था। उसने उन्हें नाश्ते के तौर पर खाया। चाहे वह चू यून हो या वांग लुओ, दोनों ने ही उसके लिए अपेक्षाकृत हल्की गोलियां बनाई थीं और उन गोलियों की औषधीय प्रभावकारिता धीरे धीरे उसे पोषण प्रदान करती थी। इसलिए भले ही चू पिंगफान अभी तक नश्वर लोक तक नहीं पहुंचा था, फिर भी वह इन गोलियों को खा सकता था। उसने जो गोलियां खाईं, उनके औषधीय प्रभाव उसकी तलवार को मजबूत करने में ही खर्च हो गए। वह साधारण ही रहा, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। वांग लुओ ने लंबे समय तक चू पिंगफान को हैरानी भरे भाव से देखा। आखिर कोई बदलाव क्यों नहीं हुआ? उनके द्वारा तैयार की गई गोलियों में कोई समस्या नहीं थी। जब उसे कोई ऐसी समस्या आती थी जिसे वह समझ नहीं पाता था, तो वह स्वाभाविक रूप से सलाह के लिए अपने गुरु के पास जाता था। गुरुजी, पिंगफान की प्रतिभा में वृद्धि क्यों नहीं हुई? चू जुबान ने आलस्य से कहा, उसका दाव तुम्हारे दाव से अलग है। यह इस दुनिया के लाखों साधकों के दाव से अलग है। ये किस प्रकार भिन्न है? चू जुबान ने रहस्यमय ढंग से कहा, तुम्हें भविष्य में पता चल जाएगा। वांग लुओ ने आगे कोई पूछताछ नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी साधना के बारे में पूछा। सू शियान, एर भी उनके साथ चली गई। चू जुबान ने सेजमास्टर हेलो को सक्रिय किया और उन दोनों को साधना के रहस्यों को समझाना शुरू किया। सेजमास्टर हेलो के समर्थन से सू शियान, एर और वांग लुओ ने कई बातें तुरंत समझ लीं। उसके बाद वांग लुओ साधना करने के लिए पॉकेट आयाम में लौट गया, जबकि सू शियान, एर ने महान दाव के नियमों को समझना जारी रखा और सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी में अपनी नींव मजबूत की। चू जुबान ने बाई शेंग पर्वत के खंडहरों पर एक बार फिर नजर डाली।
खंडहर का आधे से ज्यादा हिस्सा अब सामने आ चुका था। बस थोड़ा और आगे बढ़ने पर वह स्थानिक दरार पूरी तरह से खुल जाएगी जिसमें वह गिरा था, जिससे वह एक बार फिर दक्षिणी क्षेत्र में लौट सकेगा। बाइशेंग पर्वत के खंडहर 3 से 4 दिनों में खुल जाएंगे। चू जुवान ने डिंग यू की ओर एक नजर डाली। वह भी अकेले ही घमंड से पहाड़ पर डटा हुआ था। उसने वहां मौजूद किसी भी सेना या विशेषज्ञ से बातचीत न करने का विकल्प चुना था। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के बुजुर्ग ने गुप्त रूप से लियू पिंगफेंग और हेवनली काल्ड्रॉन माउंटेन के लाल दाढ़ी वाले बुजुर्ग से कुछ बार बातचीत की थी। वह घुमंतु अर्ध सम्राट स्तर के साधक को भी अपने साथ घसीट ले गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने प्राचीन खंडहर के खुलने पर डिंग यू को घेर कर मारने की योजना बनाई थी। महान कियान राजवंश और 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन को दुश्मन माना जाता था, लेकिन डिंग यू के कारण उन्होंने एक साथ काम करने का फैसला किया था। चू जुवान को डिंग यू की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं थी। भला दक्षिणी क्षेत्र का भाग्य का पुत्र मात्र घिरे होने के कारण कैसे मर सकता था। इसके अलावा डिंग यू इतना शक्तिशाली था कि वह आधे चरण सम्राट स्तर के साधक को भी मार सकता था। आधे चरण के सम्राट स्तर के साधक वास्तव में सम्राट स्तर के साधक नहीं थे। उनमें असली सम्राट स्तर के साधकों से समानता का एकमात्र कारण यह था कि उनके पास छद्म क्षेत्र थे। एक छद्म क्षेत्र अन्य सत्य क्षेत्र के साधकों को दबा सकता है, लेकिन वह डिंग यू को दबाने में सक्षम नहीं होगा। चाहे वह उसकी तलवार की शक्ति हो या उसका आकाश तलवार शरीर, उनमें से किसी को भी छद्म क्षेत्र द्वारा दबाया नहीं जा सकता था। इसके अलावा डिंग यू के पास भी अपने तुरुप के पत्ते थे। यदि अर्धचरण सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ डिंग यू को घेर लेते तो संभवतः उनमें से एक या दो की मृत्यु हो जाती। अचानक चू जुवान ने अपना ध्यान विश्व शुद्धिकरण करने वाले चमकदार पैगोडा की ओर केंद्रित किया। उसे पैगोडा के अंदर से मंत्रोच्चार की आवाज सुनाई दे रही थी। स्वर्ग जासूसी दर्पण को बंद करते हुए चू जुवान ने मोतुओ की ओर देखा। इस समय मोतुओ में एक परिवर्तन हो रहा था। उनका पूरा शरीर बौद्ध प्रकाश से आच्छादित था और उनके सिर के बाल झड़ चुके थे। उनकी लंबी बाहें झुकी हुई थीं और वे बेहद गंभीर दिख रहे थे। यह स्पष्ट था कि अब वह एक निपुण भिक्षु बन चुका था। क्या वह पहले ही पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था? चू जुवान बेहद खुश था। उसने स्वर्गलोक के एक दानव को परिवर्तित कर दिया था और यह बहुत संभव था कि यह दानव ही संसार का पहला बुद्ध था। इससे सिस्टम का रिवॉर्ड ट्रिगर होना चाहिए, है ना? मोतुओ के शरीर के चारों ओर की आभा भी तीव्र हो रही थी और उसकी आत्मा का रूपांतरण जारी था। चू जुवान ने एक आत्मा बीज मुहर बनाई और इस अवसर का लाभ उठाकर उसे मोतुओ की आत्मा में स्थापित कर दिया। धर्म परिवर्तन के बाद वह उनका अधीनस्थ एक धर्मनिष्ठ बौद्ध शिष्य बन जाएगा और वह स्वयं भी बुद्ध बन जाएगा। उसके मन में चू जुवान के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होगी, केवल सम्मान और श्रद्धा होगी। फिर भी चू जुवान को लगा कि एहतियात के तौर पर एक आत्मा की मुहर लगाना अधिक सुरक्षित होगा। कभी कभी धार्मिकता और पूजा अर्चना में बदलाव आ सकता है। इसका एक उदाहरण तब होगा जब आदर्शों में मतभेद हो। इस समय मोतुओ बुद्ध बन चुके थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके मन में प्रतिरोध करने का कोई विचार नहीं था। आत्मा की मुहर उनकी दिव्य आत्मा में अत्यंत सहजता से स्थापित हो गई। मोतुओ का रूपांतरण जारी रहा। उनकी शक्ति भी बढ़ती जा रही थी और उनकी दिव्य आत्मा की शक्ति भी बढ़ती जा रही थी। उनके चारों ओर बौद्ध प्रकाश फल फूल रहा था। उन्होंने अपना सिर झुकाया और हथेलियों को आपस में दबाया। मंत्रोच्चार की ध्वनि लगातार गूंजती रही। वह एक प्रख्यात भिक्षु की तरह बनता जा रहा था। वह पौराणिक बुद्ध की छवि से मिलता जुलता दिखने लगा। एक क्षण में बौद्ध प्रकाश प्रकट हुआ और मंत्रोच्चार बंद हो गया। फिर बौद्ध प्रकाश उसके शरीर में समाहित हो गया। बुद्ध दयालु हैं। मोतुओ खड़ा हुआ, अपनी हथेलियों को जोड़ा और घुटनों के बल बैठ गया। बुद्ध को नमस्कार। चू जुवान का दिव्य रूप संघनित हो गया और कुछ बदलाव करने के बाद उनके चेहरे पर भी एक गंभीर भाव और व्यवहार आ गया। उठना। उसने हाथ के इशारे से मोतुओ को संसार को शुद्ध करने वाले चमकदार पैगोडा से बाहर निकाल दिया। आपने एकांतवास नहीं छोड़ा, फिर भी आपने दुनिया के पहले बुद्ध को परिवर्तित किया। आपको 24 पंखुड़ियों वाला दाव कमल, बुद्ध का स्वर्ण शरीर, दानव वशीकरण दंड, 7 रत्नों वाला कसय और 100 वर्षों की साधना का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सिस्टम का इनाम आ चुका था। जैसा कि अपेक्षित था, मोतुओ के इस दुनिया के पहले बुद्ध में परिवर्तित होने के परिणामस्वरूप प्रणाली का पुरस्कार असाधारण रूप से उदार रहा। 24 पंखुड़ियों वाला दाव कमल एक सर्वोच्च खजाना था। जहां तक बुद्ध के स्वर्ण शरीर की बात है, यह एक बौद्ध साधना तकनीक थी, इसलिए इसे मोतुओ को सौंपा जा सकता था। चू जुवान को दानव वश में करने वाली छड़ी या 7 रत्नों वाली कसाया की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह भिक्षु नहीं था। स्वाभाविक रूप से उसे ये चीजें मोतुओ को देनी पड़ी। मोतुओ 7 रत्नों से युक्त कसाया धारण करते और हाथ में दानव वशीकरण दंड धारण करते। वे बुद्ध की स्वर्ण शरीर साधना करते और उनका सिर मुंडा हुआ होता। वे गंभीर और दयालु प्रतीत होते। कभी शक्तिशाली रहा वह दानव पल भर में बुद्ध में परिवर्तित हो गया। चू जुवान ने मोतुओ की ओर देखा और राजसी स्वर में कहा, अब जब तुम मेरे बौद्ध संप्रदाय का हिस्सा बन गए हो तो मैं तुम्हें बुद्ध की स्वर्ण शरीर तकनीक, दानव वशीकरण दंड और 7 रत्न कसाया प्रदान करूंगा। तुम्हारे उपहार के लिए धन्यवाद। मोतुओ उत्साहित भाव से जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। चू जुवान ने अपना हाथ उठाया और इशारा किया और बुद्ध की स्वर्ण शरीर तकनीक मोतुओ की आत्मा में समाहित हो गई। उन्हें 7 रत्न कसाय और दानव वशीकरण दंड भी प्रदान किए गए। मोतुओ ने कसाया वस्त्र पहना और हाथ में लाठी पकड़ी। वह इतना उत्साहित था कि उसकी लंबी बाहें कांपने लगीं। तुम्हारा मूल नाम मोतुओ था। चूंकि तुम परिवर्तित हो चुके हो, इसलिए नश्वर संसार का भाग्य तुमसे संबंधित नहीं है। आज मैं तुम्हें बुद्ध नानवु नाम प्रदान करता हूँ। चू जुवान ने मोतुओ का नाम बदल दिया। चूंकि वे दक्षिणी क्षेत्र में थे और विश्व के पहले बुद्ध थे, इसलिए उन्हें स्वयं को नानवु कहना चाहिए। नोट: बुद्ध नानवु का अर्थ है दक्षिण के बुद्ध। मुझे ये नाम देने के लिए धन्यवाद। बुद्ध नानवु एक बार फिर जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए। आपको अपने स्वर्णिम शरीर को संघनित करना चाहिए और लगन से बौद्ध धर्म का अभ्यास करना चाहिए। चू जुवान ने हाथ हिलाकर बुद्ध नानवु को पॉकेट आयाम में भेज दिया।
वांग लुओ गोलियां बना रहा था तभी अचानक उसे बुद्ध की ज्योति प्रकट होती हुई महसूस हुई। उसने ऊपर देखा तो उसे लंबी बाहों वाला एक गंजा आदमी दिखाई दिया। उसका गंजा सिर इतना चिकना था कि उससे प्रकाश परावर्तित हो रहा था। दूसरे पक्ष ने भी अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए थे। एक नजर में ही वह समझ गया कि दूसरे पक्ष के कपड़े असाधारण थे। वे निश्चित रूप से किसी दैवीय कलाकृति थे या शायद उससे भी कहीं बढ़कर थे। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी पर नजर डाली। वह भी किसी दिव्य वस्तु या उससे भी बढ़कर थी। गल्प, ये व्यक्ति कौन था? अमिताभ। बुद्ध नानवू ने अपने हाथ जोड़कर बौद्ध मंत्र का जाप किया। फिर वे अपने स्वर्णिम शरीर को विकसित करने और सघन बनाने के लिए एक पर्वत की खोज में निकल पड़े। वह ये बात नहीं भूला था कि वह कभी दानव विशेषज्ञ था और न ही उसने अपनी स्मृति खोई थी। इसके विपरीत वे बुद्ध बन चुके थे, इसलिए उन यादों को उनके पिछले नश्वर स्वरूप की यादें माना जाता था जब उन्होंने दाव को प्राप्त नहीं किया था। वह अब राक्षस नहीं बल्कि बुद्ध बन चुके थे। दरअसल उसने तो राक्षस जाति को बुद्ध में परिवर्तित करने के बारे में भी सोचा था। किसी न किसी तरह यह विचार उसके हृदय में गहराई से बैठा हुआ था। गुरुजी, वह कौन है? वांग हाओ बहुत हैरान था। वह व्यक्ति कौन था? क्या वह स्वर्ग लोक का विशेषज्ञ है? इसके अलावा उसके शरीर में व्याप्त शक्ति बहुत ही विचित्र थी। ये शक्तिशाली और विशाल थी, लेकिन यह एक ऐसी शक्ति भी थी जिसे उसने पहले कभी देखा या सुना नहीं था। बुद्ध नानवू, वह मेरा शिष्य है, चू जुवान ने कहा। सच कहें तो बुद्ध नानवू, डिंगयू और वांग लुओ को सहपाठी माना जा सकता है। एक साथ ही शिष्य? हाँ और ना, उनका दाव आपके दाव से अलग है। चू जुवान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। बुद्ध नानवू द्वारा अपने स्वर्णिम शरीर को संघनित करने के बाद वह उनसे असुर प्राचीन भूमि में हुए युद्ध के बारे में पूछते थे जब राक्षस जाति ने उस समय दक्षिणी क्षेत्र पर आक्रमण किया था। 100 साल की साधना से मिलने वाले इनाम के बाद चू जुवान की शक्ति बढ़ने लगी और उसने सर्वोच्च क्षेत्र के 8वें स्तर को पार कर लिया। प्रश्नवाचक चिन्ह। सर्वोच्च क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंचना चू जुवान के लिए स्वर्ग क्षेत्र के एक कदम और करीब पहुंचने का संकेत था। सर्वोच्च लोक और स्वर्ग लोक एक प्राकृतिक खाई द्वारा अलग किए गए थे। ये सत्य लोक और सम्राट लोक के बीच के अंतर से भी बड़ा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वर्ग लोक में प्रवेश करने से एक विपत्ति उत्पन्न होगी। केवल कष्टों से गुजरने पर ही स्वर्ग लोक में प्रवेश संभव था। अन्यथा या तो कष्टों से मृत्यु हो जाती या गंभीर रूप से घायल हो जाते। घायलों की नींव हिल जाती और वे सदा के लिए सर्वोच्च लोक में ही रह जाते। सामान्य तौर पर स्वर्ग लोक में पुनः प्रवेश करना लगभग असंभव था, भले ही कोई व्यक्ति पहली बार प्रयास करने के बाद स्वर्गीय परीक्षा से बचने के लिए भाग्यशाली रहा हो। ऐसे लोगों के लिए एकमात्र आशा यही थी कि उन्हें कोई महान सौभाग्यशाली अवसर प्राप्त हो और वे फिर से सर्वोच्च लोक के शिखर पर पहुंच जाएं। इसके बावजूद उन्हें एक बार फिर स्वर्गीय कष्टों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ऐसे दूसरे मौके मिलना बेहद दुर्लभ था। लगभग हर सर्वोच्च क्षेत्र का विशेषज्ञ जो असफल रहा लेकिन स्वर्गीय आपदा से बच गया, उसकी नींव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाएगी और वह फिर से अपने चरम पर नहीं लौट पाएगा। वे अपने शेष जीवन के लिए केवल सर्वोच्च लोक में ही रह सकते थे। चू जुवान को स्वर्गीय आपदा की कोई चिंता नहीं थी। वह बस प्रांगण में ही रहेगा और चुपचाप आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होगा। सब कुछ व्यवस्था द्वारा प्रबंधित किया जाएगा, इसलिए स्वर्गीय संकट के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा उनकी गहन और मजबूत साधना की नींव को देखते हुए वे आसानी से स्वर्गीय आपदा से बच सकेंगे और उसे सफलतापूर्वक पार कर सकेंगे। यदि वह भी स्वर्गीय परीक्षा में जीवित नहीं रह सका और सफलतापूर्वक पार नहीं कर सका, तो इस संसार में ऐसा कोई सर्वोच्च क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं है जो ऐसा कर सके। बुद्ध नानवू अपने स्वर्णिम शरीर को संघनित करने की प्रक्रिया में थे। जब वे अपने स्वर्णिम शरीर को संघनित करने की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे और अपनी शक्ति को चरम सीमा तक पुनः प्राप्त कर लेंगे, तब उन्हें दिव्य लोक में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। कृपया myboxnovel.com पर पढ़ें। वह अब राक्षस नहीं बल्कि बुद्ध बन चुके थे। उस लिहाज से देखा जाए तो आगे का रास्ता सुगम था। उसके लिए दिव्य लोक का द्वार पहले ही खुल चुका था। रेन चांगहे दिव्य लोक में प्रवेश कर जाएगा और बुद्ध नानवू भी दिव्य लोक में प्रवेश कर जाएगा। तब चू जुवान के अधीन 2 दिव्य लोक के विशेषज्ञ होंगे। उस उपलब्धि के लिए व्यवस्था से मिलने वाला पुरस्कार बुरा नहीं होगा। इसके अलावा चू जुवान को लगा कि यदि वह कड़ी मेहनत करता रहे तो वह रेन चांगहे और बुद्ध नानवू से पहले दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो सकता है। वांग लुओ पहले से ही सत्य क्षेत्र के 9वें स्तर पर था। वह शक्ति संचय करने और अपनी नींव मजबूत करने लगा था। वह सम्राट बनने की राह पर आगे बढ़ने की तैयारी भी कर रहा था। हालांकि उसकी बुनियाद अभी भी थोड़ी कमजोर थी। फिलहाल उसे सफलता हासिल करने का मौका नहीं मिल पाएगा। चू जुवान ने पैतृक निवास की दिशा में देखा। चू यून का साधना स्तर अभी भी कमजोर था, इसलिए अब समय आ गया था कि वह अपनी इस छोटी बहन पर कुछ संसाधन लगाए। वह जल्द से जल्द उसकी ताकत बढ़ाने में मदद करेगा। चू यून को भी असुर प्राचीन भूमि की खोज में भाग लेना चाहिए। वह उसे साधना करने के लिए गुप्त आयाम में ले जाएगा। चू जुवान ने चू यून की शक्ति को यथाशीघ्र सत्य स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया। बुद्ध नानवू अभी भी अपने स्वर्णिम शरीर को निखारने में लगे हुए थे। उनकी प्रगति धीमी नहीं थी और अनुमान था कि वे इसे लगभग आधे महीने में पूरा कर लेंगे। चू जुवान को असुर प्राचीन भूमि के रहस्यों को जानने की कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार इसके खुलने में अभी काफी समय था। दूसरी ओर बाईशेंग पर्वत के खंडहर खुलने ही वाले थे। चू जुवान ने स्वर्ग दर्शन दर्पण निकाला और बाईशेंग पर्वत के खंडहर के खुलने की प्रक्रिया का अवलोकन करना शुरू कर दिया। वह बस लोगों को प्राचीन खंडहरों का भ्रमण करते हुए देखने के रोमांच का आनंद ले रहा था। यह बिल्कुल एक फिल्म देखने जैसा था। बूम! अंतरिक्ष हिल गया। बाईशेंग पर्वत के प्राचीन खंडहर धीरे धीरे और स्पष्ट होते जा रहे थे। जिन लोगों को जगह मिल गई थी उन सभी ने गंभीर भाव से खंडहर को देखा। जिन लोगों को जगह नहीं मिली उन सभी को निष्कासित कर दिया गया और उन्हें खंडहर से 100 किलोमीटर दूर रहना पड़ा। प्रमुख बलों में से प्रत्येक ने प्राचीन खंडहर के प्रवेश द्वार की सुरक्षा के लिए विशेषज्ञों को भेजा ताकि लोगों को चुपके से अंदर घुसने या जबरदस्ती प्रवेश करने से रोका जा सके।
जिन लोगों को स्थान नहीं मिला वे या तो घुमंतु किसान थे या लघु एवं मध्यम आकार के समूहों से थे। स्वाभाविक रूप से इन किसानों में प्रमुख शक्तियों की संयुक्त शक्ति का मुकाबला करने की क्षमता नहीं थी। घुमंतु साधकों में शीर्ष विशेषज्ञों की बात करें, जैसे कि वह अर्धचरण सम्राट स्तर का विशेषज्ञ, तो उन्हें पहले ही स्थान मिल चुका था। स्वाभाविक रूप से वे इन असंबंधित साधकों का समर्थन नहीं करेंगे। डिंग यू ने उस प्राचीन खंडहर को देखा जो खुलने ही वाला था। वह भावहीन होकर अपनी लंबी तलवार पकड़े रहा। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन और अन्य विशेषज्ञों की दुर्भावना का कोई आभास नहीं था। बूम! अंतरिक्ष में कंपन हुआ और अचानक एक दरार खुल गई। बाईशेंग पर्वत के खंडहर अंततः उस अंतरिक्षीय दरार से पुनः प्रकट हो गए। प्राचीन खंडहर अब सबके लिए खुला था। प्रवेश करना। नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन के बुजुर्ग ने यंग जियांगकोंग और नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन के अन्य विशेषज्ञों को प्राचीन खंडहर के प्रवेश द्वार तक पहुंचाया। लियू पिंगफेंग ने महान कियान राजवंश के अन्वेषण दल का नेतृत्व भी किया था। स्वर्गीय कड़ाही पर्वत, दुष्ट शाही दरबार, महान किन राजवंश, ये सभी विशेषज्ञ एक के बाद एक प्रवेश करते रहे। हान यंगमैन का कद काफी आकर्षक था जब वह फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन से प्राचीन खंडहर के प्रवेश द्वार की ओर उस खूबसूरत महिला के पीछे पीछे चली। जैसे ही फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन के लोग हिले, आकाश से सुंदर पंखुड़ियां गिरने लगी, जिससे वे हरे भरे बगीचे के बीच परियों की तरह दिखने लगे। हान यंगमैन ने डिंग यू की ओर देखा, जो अभी भी पर्वत शिखर पर गर्व से खड़ा था। उसने उसे एक संदेश भेजा, सावधान रहो, नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन और महान कियान राजवंश तुम्हारी हत्या की साजिश रच रहे हैं। हालांकि उसे तुरंत अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने इस कमीने को याद क्यों दिलाया? अगर वह न होता तो उसे इतनी बार अपमानित न होना पड़ता। डिंग यू ने हान यंगमैन को हैरानी से देखा। इस महिला का कहने का मतलब क्या था? मित्रतापूर्ण अनुस्मारक, या फिर क्या वह इस अवसर का उपयोग उसका विश्वास जीतने और उसके करीब आने के लिए करना चाहती थी? सपने देखते रहो, उसे मेरे तलवार जैसे दिल से खिलवाड़ करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन के साधकों के प्रवेश करने के बाद डिंग यूए आगे बढ़ी और खंडहर के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ी। वे मुझे घेर कर मारना चाहते थे। हाँ, तो क्या हुआ अगर उनके पास आधे अधूरे सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं? प्राचीन खंडहर में कदम रखते ही सबसे पहले उसका स्वागत एक विशाल टूटी हुई मूर्ति ने किया। मूर्ति टूटी हुई थी, उसका आधा सिर और एक हाथ गायब था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह युद्ध के दौरान नष्ट हो गया था। डिंग यू ने मूर्ति के आधार पर एक नाम देखा, बाईशेंग। वे बाईशेंग पर्वत के संस्थापक थे। उस संप्रदाय का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया था। बाईशेंग दक्षिणी क्षेत्र के इतिहास के एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। हालांकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय नष्ट हो जाएगा। प्राचीन खंडहर का प्रवेश द्वार ही बाईशेंग पर्वत के संप्रदाय का प्रवेश द्वार भी था। यह एक विशाल चौक था जो युद्ध के दौरान नष्ट हो गया था और गड्ढों से भरा हुआ था। ये चौकोर संरचना सोने और जैद से बनी थी और इस पर एक विशेष संरचना उकेरी गई थी। साधारण सम्राट स्तर के विशेषज्ञों के हमले भी इस पर कोई असर नहीं डाल सकते थे। फिर भी चौक पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। इससे ये भी पता चलता है कि उस समय बाईशेंग माउंटेन संप्रदाय कितना शक्तिशाली था। संप्रदाय के प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल होने वाला चौक पहले से ही इतना असाधारण था। इससे स्पष्ट होता है कि अपने चरम पर यह संप्रदाय कितना समृद्ध था। फिर भी इतने शक्तिशाली संप्रदाय का विनाश हो चुका था। उस समय की लड़ाई संभवतः बहुत भीषण थी। चारों दिशाओं से अचानक चार आकृतियां प्रकट हुईं और उन्होंने डिंग यू को घेर लिया। ये चारों ही अर्धचरण सम्राट स्तर के साधक थे। ये लोग नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन के बुजुर्ग, लियू पिंगफेंग, लाल दाढ़ी वाले बुजुर्ग और घुमंतु अर्धचरण सम्राट क्षेत्र के साधक थे। दूर से कई लोग रुककर देखने लगे थे। चारों विशेषज्ञों ने हमला कर दिया। डिंग यू चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह सम्राट या अर्ध सम्राट स्तर का साधक भी नहीं था। उसकी मृत्यु लगभग निश्चित थी। क्या आप सचमुच हमला नहीं करने वाले हैं? फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन की खूबसूरत महिला ने पूछा। उसे नहीं लगता था कि डिंग यू चार विशेषज्ञों के हमले से बच पाएगी। अगर वह इस बार बच निकलने में कामयाब भी हो गया तो वह निश्चित रूप से बुरी तरह घायल हो जाएगा और उस प्राचीन खंडहर में उसकी मौत हो जाएगी। डिंग यू अकेले ही कई प्रमुख शक्तियों की संयुक्त सेनाओं से कैसे लड़ सकता था? हान यंगमैन ने सिर हिलाते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे उससे कोई खास शिकायत नहीं है। अगर मैं उससे नाराज भी होती तो भी मैं जोखिम नहीं उठाती। खतरा लेना। उस खूबसूरत महिला को यह नहीं लगा कि हमले में शामिल होना कोई जोखिम भरा कदम था। दुष्ट राजा की तिरस्कारपूर्ण आवाज दूर से सुनाई दी, संख्या का इस्तेमाल करके कमजोरों को धमकाना। ऐसे नीच लोगों के साथ जुड़े होने पर मुझे शर्म आती है। सब लोग अवाक रह गए। भगवान के लिए, तुम एक विधर्मी साधक हो। तुम नियमों और न्याय की बात क्यों कर रहे हो? ऐसा प्रतीत होता था कि दुष्ट राजा का मस्तिष्क वास्तव में क्षतिग्रस्त हो गया था। दुष्ट शाही दरबार के विशेषज्ञ असहाय थे। उन्हें डर था कि दुष्ट राजा गुटों को उनके खिलाफ एकजुट कर देगा, क्योंकि यह वास्तव में बहुत बड़ी मुसीबत होगी। दुष्ट शाही दरबार का फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन और महान कियान राजवंश के साथ हमेशा से ही खराब संबंध रहा था। अगर उन्होंने नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन और हेवनली काल्ड्रॉन माउंटेन को भी उकसाया तो उनके लिए परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सेवा की शर्तें।